हेलो एवरीवन, वेलकम टू नेट जेआरएफ माइंड। फ्रेंड्स, हम कवर कर रहे हैं पॉलिटिकल साइंस के सिलेबस को आपके नेट जेआरएफ के एग्ज़ाम के लिए। ठीक है, तो जैसा कि आपको पता होगा कि पॉलिटिकल साइंस का जो सिलेबस है वो 10 यूनिट में बटा हुआ है। ठीक है, तो 10 यूनिट आपको स्क्रीन पर दिख रही होंगी। ठीक है, तो इन 10 यूनिट में से जो यूनिट 9 है आपकी, वो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड है। ठीक है, तो इसका जो क्रैश कोर्स है वो हम अभी कंप्लीट कर चुके हैं। तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो आप इसी चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर इसकी सारी क्लासेस को देख सकते हैं। ठीक है, और नोट्स बना ले अपने। नोट्स ज़रूर बनाना है हर क्लास का, तभी वो आपके लिए हेल्पफुल होगा। ठीक है, एक चीज़ और कि हमारी जो क्लासेस हैं वो हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेजेस में, मिक्स लैंग्वेज में होती है। ठीक है, और कंटेंट भी आपके लिए अब दोनों ही लैंग्वेज में आएगा। ठीक है, आज की भी क्लास हिंदी प्लस इंग्लिश दोनों में होगी। तो आप जिस भी लैंग्वेज में कंफर्टेबल हैं, आप उस लैंग्वेज में अपने नोट्स बना लें। ठीक है, क्योंकि कंटेंट आपको दोनों में दिखेगा और जहाँ से आपको जो पॉइंट मिलता है अपने नोट्स में ऐड कर लें। ठीक है, इंग्लिश से बिल्कुल मत डरें, क्योंकि इंग्लिश से थोड़ी चीज़ें आसान हो जाती हैं। ठीक है, हिंदी में काफ़ी वही चीज़ें काफ़ी टफ सी लगती हैं। ठीक है, क्योंकि वो लैंग्वेज क्लिष्ट काफ़ी लगती हैं। ठीक है, तो आप जिसमें भी कंफर्टेबल हो उसमें अपने नोट्स बनाएं। ठीक है, देखिए, तो यूनिट 9 हम कवर कर चुके हैं, कंप्लीट हो चुकी है हमारी। यूनिट 9 के बाद अभी हमने स्टार्ट की है यूनिट 4। ठीक है, यूनिट 4 है आपकी कंपेरेटिव पॉलिटिक्स से रिलेटेड। कंपेरेटिव पॉलिटिक्स को हिंदी में बोलते हैं तुलनात्मक राजनीति। ठीक है, तुलनात्मक राजनीति। तो तुलनात्मक राजनीति आखिर होती क्या है? देखिए, तुलनात्मक राजनीति में हम क्या करते हैं फ्रेंड्स, हम जो है तुलना करते हैं। देखिए, जैसे कि ये वर्ड भी खुद लिखा हुआ है, कंपेरेटिव। कंपेरेटिव का मतलब क्या है? तुलना करना। हम यहाँ पर किस चीज़ की तुलना करेंगे? यहाँ पर हम तुलना करते हैं दो कंट्री की, तीन कंट्री की। ठीक है, कितनी भी कंट्री हो सकती हैं, तो हम दो कंट्री के बीच में यहाँ पर तुलना करते हैं। अच्छा, कंट्री के बीच में हम किस चीज़ की तुलना करेंगे? कि दोनों के हम शासन व्यवस्था की तुलना कर सकते हैं, दोनों की जो सरकार है, ठीक है, उनके बीच तुलना कर सकते हैं। यहाँ के जो संविधान है इन दोनों कंट्री में, उनकी हम तुलना कर सकते हैं। ठीक है, तो जो भी इनसे रिलेटेड थिंकर है ना, वो ऐसे ही तुलना करते हैं कंपेरेटिव पॉलिटिक्स में दो कंट्री के बीच में। ठीक है, और अपनी अपनी थ्योरी दे देते हैं। वही सब तो हमें देखना है। ठीक है, तो यही आपकी कंपेरेटिव पॉलिटिक्स है, जहाँ पर दो कंट्री की शासन व्यवस्था, सरकार, संविधान, ठीक है, संस्थाएं, उनके बीच में क्या की जाती है? तुलना की जाती है। ठीक है, तो आज की जो हमारी क्लास है वो कंपेरेटिव पॉलिटिक्स का जो आपका पहला टॉपिक है, ठीक है, उस पर होने वाली है। तो देखते हैं कि कंपेरेटिव पॉलिटिक्स का पहला टॉपिक क्या है। लास्ट क्लास में हमने कंपेरेटिव पॉलिटिक्स का जो डिटेल सिलेबस है वो हमने डिस्कस किया था कि हमें कंपेरेटिव पॉलिटिक्स के अंदर क्या सब पढ़ना होता है। ठीक है, तो सबसे पहले इसका जो टॉपिक है वो है अप्रोचेस कंपेरेटिव पॉलिटिक्स में। ठीक है, अगर आपने कंपेरेटिव पॉलिटिक्स के सिलेबस वाली वीडियो नहीं देखी है तो आप इसी चैनल पर जाकर देख सकते हैं। ठीक है, जहाँ पर हमने इसका सारा डिटेल सिलेबस डिस्कस किया हुआ है। तो पहला टॉपिक है इसका अप्रोचेस। अप्रोचेस में हमें कौन कौन सी अप्रोचेस को देखना है? एक तो इंस्टीट्यूशनल अप्रोच क्या होता है। ठीक है, अच्छा, देखिए, सबसे पहले आप ये समझिए कि अप्रोचेस का मतलब क्या होता है। अप्रोचेस का मतलब आप मान सकते हैं कि एक दृष्टिकोण। ठीक है, किसी भी चीज़ को देखने का एक दृष्टिकोण क्या है, आप किसी भी चीज़ को कैसे देखते हैं, तो सबका अपना अपना दृष्टिकोण होगा ना, अपनी अपनी अप्रोच होगी किसी भी चीज़ को देखने की। ठीक है, तो यहाँ पर हम बेसिकली किस चीज़ को देखते हैं? दो कंट्री के बीच में तुलना करते हैं, उनकी शासन व्यवस्था, संविधान के बीच में तुलना करते हैं। ठीक है, तो अप्रोचेस का मतलब मानिए कि यहाँ पर दृष्टिकोण है। तो जो कंपेरेटिव पॉलिटिक्स से रिलेटेड थिंकर हैं, उनकी अपनी अपनी अप्रोच है। ठीक है, अपनी अपनी अप्रोच है कंपेरेटिव पॉलिटिक्स को देखने की। ठीक है, तो ये जो यहाँ पर लिखे हुए हैं ना, ये सबकी अपनी अपनी थ्योरी है, अलग अलग थिंकर्स की। ठीक है, तो पहली थ्योरी हमें क्या देखनी है, ध्यान से देखिए, इंस्टीट्यूशनल अप्रोच। ठीक है, इंस्टीट्यूशनल का हिंदी मतलब क्या होता है? संस्थात्मक उपागम। ठीक है, उपागम को, अप्रोचेस को हिंदी में उपागम भी बोलते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हमें क्या देखना होगा? इंस्टीट्यूशनल अप्रोच क्या होता है, संस्थात्मक उपागम क्या होता है। दूसरा है पॉलिटिकल कल्चर अप्रोच, राजनीतिक संस्कृति। देखिए कितना थोड़ा अलग सा वो लग रहा है ना, तो पॉलिटिकल कल्चर अप्रोच क्या होता है। ठीक है, पॉलिटिकल इकोनॉमी अप्रोच क्या है, एंड न्यू इंस्टीट्यूशनलिज्म। न्यू इंस्टीट्यूशनलिज्म का मतलब क्या है? नव संस्थावाद। ठीक है, तो नव संस्था आत्मक, ये क्या चीज़ होती है, कौन सी थ्योरी है?
देन आपका कंपेरेटिव मेथड्स, ठीक है। तो ये सारी जो अप्रोचेज़ हैं, ये सारी जो थ्योरी हैं, हम आज की ही क्लास में ये सारा कंप्लीट करेंगे, ठीक है। तो वैसे तो इनकी अलग अलग क्लास भी आ सकती थी कि इंस्टीट्यूशनल अप्रोच, इसको अलग डिस्कस किया जाए, पॉलिटिकल कल्चर को अलग डिस्कस कर ले, लेकिन हमारे पास ज़्यादा टाइम नहीं है, हमारा एग्ज़ाम बहुत पास है, इसीलिए हमें कम से कम क्लासेस में अपने सिलेबस को कवर करना होगा, ठीक है, कम से कम टाइम में कवर करना होगा। और आपकी क्लास थोड़ी सी इस बार डिले हो गई तो उसके लिए हम माफ़ी चाहते हैं, ठीक है, लेकिन आगे से ऐसा नहीं होगा, ठीक है। आपकी रेगुलर बेसिस पर डेली क्लासेस आएंगी, तो आप टेंशन मत लें, हम कोशिश करेंगे पूरी कि हम 10 की 10 यूनिट को अच्छे से कवर करें, ठीक है, और पेपर 1 भी हम ज़रूर कवर करेंगे, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं फिर आज की क्लास, अप्रोचेस। देखिए फ्रेंड्स, जो आपकी अप्रोचेज़ है ना, अप्रोचेज़ को आपको समझ आ गया होगा कि अप्रोचेज़ क्या होता है। ये एक दृष्टिकोण है, एक थ्योरी है, ठीक है, इसको हिंदी में उपागम भी बोलते हैं, ठीक है। तो अप्रोचेज़ का मतलब क्या होता है, किसी भी चीज़ को देखने का आपका अपना दृष्टिकोण होता है, अपना नज़रिया होता है, ठीक है। आप किसी भी चीज़ को पहले अपने नज़रिए से देखते हैं, फिर उसकी कोई थ्योरी बिल्ड कर देते हैं, ठीक है। ऐसे ही तो थिंकर अपनी अपनी थ्योरी देते हैं, तो ये सबकी अपनी अपनी अप्रोच है कंपेरेटिव पॉलिटिक्स को देखने की, ठीक है। कंपेरेटिव पॉलिटिक्स को देखने की ये सबकी अपनी अपनी अप्रोच है। तो आप बिल्कुल साधारण से शब्दों में समझेंगे, आसानी से समझेंगे, देखिए, जिससे कि आपकी एक जो माइंड में एक कहानी बिल्ड हो जाए, ठीक है, आखिर है क्या। जो आपकी अप्रोच है ना कंपेरेटिव पॉलिटिक्स में, इसको दो भाग में डिवाइड किया गया है, ठीक है। एक है आपकी ट्रेडिशनल अप्रोच, ट्रेडिशनल अप्रोच, ठीक है, और दूसरी है आपकी मॉडर्न अप्रोच। ट्रेडिशनल अप्रोच को क्या बोलते हैं, ट्रेडिशनल अप्रोच का मतलब परंपरागत उपागम, ठीक है। ट्रेडिशनल अप्रोच का मतलब परंपरागत उपागम, और मॉडर्न अप्रोच का मतलब क्या है, आधुनिक उपागम, ठीक है। तो परंपरागत उपागम मॉडर्न अप्रोच से पहले आया होगा, आधुनिक उपागम से पहले आया होगा, ठीक है, इतना आपको समझ आ गया होगा यहाँ पर। तो सबसे पहले तो आपको अपने माइंड में क्रिएट करना है कि ट्रेडिशनल अप्रोच में कौन कौन सी थ्योरी है, कौन कौन सी अप्रोच है, और मॉडर्न अप्रोच में कौन सब है, ठीक है। फ्रेंड्स, आप अपने नोट्स ज़रूर बनाएं साथ में, ठीक है, तभी आपके लिए ये क्लासेस हेल्पफुल होंगी, अदरवाइज़ नहीं होंगी। आप पहले ही सुन लीजिए, ठीक है। तो कॉपी पेन लेकर अच्छे से नोट्स बनाते चलें, इससे ना आपके माइंड में एक स्टोरी बिल्ड हो जाएगी, आखिर कहानी चल क्या रही है, ठीक है। देखिए, जो जो ट्रेडिशनल अप्रोच है आपकी, उसमें कौन सब अप्रोच आती हैं, फिलोसफिकल अप्रोच, ठीक है, दूसरी हिस्टोरिकल अप्रोच, तीसरी आती है लीगल अप्रोच, चौथी आती है इंस्टीट्यूशनल अप्रोच, ठीक है। देखिए, फिलोसफिकल अप्रोच का मतलब क्या होगा हिंदी में, आप फिलोसफिकल को आप बोल सकते हैं दार्शनिक टाइप में, एक दार्शनिक उपागम है, ठीक है। हिस्टोरिकल ऐतिहासिक उपागम, तीसरा है लीगल अप्रोच वैधानिक उपागम, ठीक है। इंस्टीट्यूशनल अप्रोच यानी कि संस्थात्मक उपागम। तो ये जो आपकी अप्रोचेज हैं, ये आती हैं आपकी ट्रेडिशनल अप्रोच में, ठीक है, परंपरागत उपागम में। इतना क्लियर। फिर आपकी है दूसरी मॉडर्न अप्रोच। मॉडर्न अप्रोच में कौन सब आती हैं, देखिए, पॉलिटिकल सोशियोलॉजी, राजनीतिक समाजशास्त्र, ये एक अप्रोच हो गई, ठीक है। बिहेवियरल अप्रोच, व्यवहार आत्मक, ठीक है, अप्रोच जो है वो आपकी मॉडर्न अप्रोच में आती है। देन आपकी आती है पोस्ट बिहेवियरलिज्म। फिर आती है आपकी कम्युनिकेशन अप्रोच, कम्युनिकेशन अप्रोच संचार सिद्धांत, ठीक है। देन आपकी आती है सिस्टम अप्रोच, व्यवस्था उपागम। देन आपकी आती है स्ट्रक्चरल फंक्शनल अप्रोच, ठीक है, संस्थात्मक संरचनात्मक प्रकार्यात्मक उपागम। देख रहे हैं आप, हिंदी कितना टफ सा लगता है, ठीक है। खैर, आपको जिस भी लैंग्वेज में कंफर्टेबल लगे आप उसमें अपने नोट्स बनाएं, ठीक है। देखिए, पॉलिटिकल कल्चर अप्रोच, राजनीतिक संस्कृति उपागम, पॉलिटिकल इकोनॉमी अप्रोच, राजनीतिक अर्थशास्त्र उपागम, ठीक है, न्यू इंस्टीट्यूशनलिज्म, नव संस्थात्मक उपागम। देन कंपेरेटिव मेथड्स, तुलनात्मक उपागम, ठीक है। तो आप ध्यान से यहाँ पर देखेंगे इस क्लासिफिकेशन को, ये आपको समझने में हेल्प करेगा, ठीक है, क्योंकि जितनी भी अप्रोच हमें कवर करनी है ना, वो यहाँ पर बहुत ही एक साइंटिफिक वे में एकदम यहाँ पर आ चुकी हैं, ठीक है, कि अप्रोचेज़ हैं हमारी, उसको दो भाग में हमने डिवाइड कर दिया, ट्रेडिशनल अप्रोच, मॉडर्न अप्रोच। ट्रेडिशनल अप्रोच में आपकी ये सब आती हैं और मॉडर्न अप्रोच में हमें ये सब पढ़ना है, ठीक है। अच्छा, तो हम किसी भी अप्रोच को पढ़ने से पहले
हमें ये समझना होगा कि परंपरागत उपागम की आखिर क्या विशेषताएं हैं। परंपरागत उपागम जो है आपका, जो ट्रेडिशनल अप्रोच है वो किस चीज़ पर फोकस करती है, और जो आपकी मॉडर्न अप्रोच है वो किस चीज़ पर फोकस करती है। ठीक है, तो पहले हम समझते हैं कि व्हाट इज़ ट्रेडिशनल अप्रोच। देखिए देखिए फ्रेंड्स, आप अपने नोट्स भी जिस तरीके से मैं आपको पढ़ा रही हूँ ना, वैसे ही बनाते चलेंगे। सबसे पहले आप लिखना अप्रोचेस, उसको दो पार्ट में डिवाइड करना। दिस इज़ ट्रेडिशनल अप्रोच, परंपरागत उपागम, और दिस इज़ मॉडर्न अप्रोच। ठीक है, ये लिखना ज़रूर, तभी आपके लिए हेल्पफुल होगा। तो अभी हम समझते हैं कि जो ट्रेडिशनल अप्रोच है, ये देखिए ये हिंदी में कंटेंट है। जो ट्रेडिशनल अप्रोच है, परंपरागत उपागम या परंपरागत अध्ययन, उसकी क्या विशेषता होती है। देन हमारी जो मॉडर्न अप्रोच है वो क्या होती है। ठीक है, देखिए जो परंपरागत अध्ययन है ना फ्रेंड्स, कंपेरेटिव पॉलिटिक्स में वो फोकस करता है राज्य एवं सरकार के अध्ययन पे। ठीक है, तो ध्यान से देखना, जो ट्रेडिशनल अप्रोच है वो किस चीज़ पर फोकस करती है, राज्य एवं सरकार के अध्ययन पर फोकस करती है। ठीक है, लेकिन जो मॉडर्न अप्रोच है वो किस चीज़ पर फोकस करती है, दलीय प्रणाली, दबाव समूह, आर्थिक विकास, राजनीतिक व्यवस्था एवं समाजीकरण का अध्ययन। देखिए जो आपकी ट्रेडिशनल अप्रोच थी वो सिर्फ स्टेट और गवर्नमेंट, राज्य और एवं सरकार तक फोकस थी। ठीक है, लेकिन कहीं ना कहीं जो आपकी ट्रेडिशनल अप्रोच थी ना, जो समाज का एक डायमेंशन होता है वो इसको नहीं देखती थी। इसी कारण से इसकी आलोचना भी की जाती है, और इसी कारण से जो मॉडर्न अप्रोच है ना उसका जन्म होता है। ठीक है, कहीं ना कहीं जो सामाजिक है, आर्थिक चीज़ें हैं, ट्रेडिशनल अप्रोच आपकी उनको नहीं देखती थी। इसीलिए देखिए जो मॉडर्न अप्रोच है वो सब चीज़ों पर फोकस करती है। ठीक है, एक ब्रॉड डायमेंशन को कवर करती है आपकी मॉडर्न अप्रोच। देख रहे हैं ना आप, दलीय प्रणाली, पॉलिटिकल सिस्टम जो है आपका, पार्टी सिस्टम जो है आपका, प्रेशर ग्रुप्स जो होते हैं, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, पॉलिटिकल सिस्टम, ठीक है, समाजीकरण, सोशलाइजेशन, ये सब कुछ कवर करती है। तो आप ये कह सकते हैं कि जो आधुनिक उपागम है आपका, मॉडर्न अप्रोच है, वो ट्रेडिशनल अप्रोच से क्या है, व्यापक है, ज़्यादा चीज़ों को कवर करता है। ठीक है, देखिए जो आपका ट्रेडिशनल अप्रोच था वो किस चीज़ पर फोकस करता था, पश्चिमी यूरोप तथा लोकतांत्रिक देशों के बीच तुलना। ठीक है, जो आपकी ट्रेडिशनल अप्रोच थी वो सिर्फ पश्चिमी यूरोप और जो डेमोक्रेटिक कंट्री हैं सिर्फ उन्हीं के बीच तुलना करती थी। यानी कि आप बोल सकते हैं कि ट्रेडिशनल अप्रोच आपकी यूरोप सेंट्रिक थी। ठीक है, सिर्फ यूरोप का जो पश्चिमी यूरोप है उसी को ही वो अध्ययन कर रही है, उन्हीं जो डेमोक्रेटिक कंट्री हैं उन्हीं के बीच में तुलना कर रही है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं ये एक संकीर्ण दृष्टिकोण अपनाती है। ठीक है, परंपरागत जो आपकी उपागम है। लेकिन जो आधुनिक अध्ययन है, मॉडर्न अप्रोच है, देखिए यहाँ सभी देशों सभी देशों और समाजों के बीच तुलना की जाती है ताकि अध्ययन व्यापक हो सके। ठीक है, जबकि यहाँ पर सिर्फ पश्चिमी यूरोप और लोकतांत्रिक देशों के बीच तुलना की जा रही थी, लेकिन यहाँ पर सभी देशों और समाजों के बीच तुलना की जाती है, जिससे हमारा जो अध्ययन है वो क्या हो सके, व्यापक हो सके। ठीक है, देखिए जो ट्रेडिशनल अप्रोच है वो राज्य सरकार और संविधान का अध्ययन करती है, लेकिन जो आपकी मॉडर्न अप्रोच है वो राजनीतिक व्यवस्था का अध्ययन करती है। ध्यान से समझना, जो पॉलिटिकल सिस्टम है ना, ये वर्ड, ये अपने आप में एक बहुत ही व्यापक शब्द है। ठीक है, पॉलिटिकल सिस्टम के अंदर आपका जो भी इसके आसपास की चीज़ें हैं ना, पार्टी सिस्टम, प्रेशर ग्रुप्स जो होते हैं हमारे समाज में, ठीक है, सब के सब अपने आप आ जाते हैं। जो समाज है वो पूरा का पूरा इस पॉलिटिकल सिस्टम में कवर होता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो ट्रेडिशनल अप्रोच है वो सिर्फ राज्य सरकार और संविधान के अध्ययन पर फोकस है, लेकिन जो हमारी मॉडर्न अप्रोच है वो पूरे के पूरे पॉलिटिकल सिस्टम को जो है अध्ययन करती है। ठीक है, पूरे पॉलिटिकल सिस्टम की स्टडी करती है। तो आपको यहाँ इतना तो समझ में आ गया होगा कि जो हमारी ट्रेडिशनल अप्रोच है वो कहीं ना कहीं संकीर्ण दृष्टिकोण को अपना रही है। ठीक है, कम चीज़ों पर फोकस करती है। वहीं हमारी जो मॉडर्न अप्रोच है वो पूरे के पूरे एक सिस्टम को, हर डायमेंशन को कवर करने की कोशिश करती है। ठीक है, तो अब हमारा क्लियर हो गया कि ट्रेडिशनल अप्रोच क्या होता है और आपका मॉडर्न अप्रोच क्या होता है। तो आप ध्यान से सोचिए कि जो ट्रेडिशनल अप्रोच के अंदर थ्योरी आएंगी कहीं ना कहीं वो इन्हीं सब चीज़ों की बात करेंगी। ठीक है, और कमी क्या होगी उसके अंदर, कमी तो यही होगी ना कि वो इन चीज़ों पर फोकस नहीं करती। ठीक है, तो इस तरीके से आप अपनी अंडरस्टैंडिंग बनाएंगे। ठीक है, तो आप इतना सोचिए जो मॉडर्न अप्रोच होंगी, जितनी भी मॉडर्न अप्रोच की थ्योरी होंगी वो सब इन्हीं चीज़ों पर फोकस करती होंगी। ठीक है, तो आई होप कि आपको इतना क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अभी हम एक एक अप्रोच देखेंगे सारी। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं।
अप्रोचेस को पढ़ना। देखिए देखिए फ्रेंड्स, ये जो कंटेंट है ना आपका, आपके पास अगर राजेश मिश्रा सर की बुक नहीं है तो आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये जो कंटेंट है ये राजेश मिश्रा सर की बुक का ही है। ठीक है, तो ये उनकी बुक का कंपेरेटिव पॉलिटिक्स में पहला चैप्टर है। यहाँ पर आपको जो भी चीज़ें ऐड ऑन करने की ज़रूरत थी वो ऐड भी की गई हैं। ठीक है, तो ऐसा होता है ना, कभी कभी हम बुक पढ़ लेते हैं, हमें समझ नहीं आता, तो आपको ये क्लास देखने के बाद बहुत ही अच्छे से ये चीज़ें समझ में आने वाली हैं। ठीक है, इसीलिए आप इस क्लास को पूरा देखेंगे। ठीक है, देखिए तो पहला हमारा क्या है, यही है ना, अप्रोचेस टू द स्टडी ऑफ कंपेरेटिव पॉलिटिक्स, तुलनात्मक राजनीति के अध्ययन के उपागम। ठीक है, देखते हैं। देखिए, तुलनात्मक राजनीति अर्थ क्या होता है इसका, और उपागम, और इसको पढ़ने के लिए कौन सब अप्रोचेज हैं, कौन सब थ्योरी हैं। ठीक है, तो देखते हैं। देखिए, तुलनात्मक राजनीति का आधार अरस्तु के चिंतन में ही विद्यमान है। सबसे पहले जो आप बोल सकते हैं ना कि कंपेरेटिव पॉलिटिक्स की जो नींव रखी थी फ्रेंड्स, वो हमारे अरस्तु ने ही रखी थी। ठीक है, अरस्तु तो हम सब ने पढ़ा है। तो अरस्तु ने क्या किया था, 158 देशों के संविधान का अध्ययन किया था। ठीक है, उनके बीच में तुलना की थी, और पहली बार विभिन्न प्रकार की शासन प्रणालियों के बीच तुलना करने का प्रयास किया। किसने? अरस्तु ने। ठीक है, देखिए, अरस्तु ने 6 शासन प्रणालियों के बीच तुलना करते हुए यह बताने का प्रयास किया कि राजतंत्रीय शासन सर्वश्रेष्ठ है, जबकि पॉलिटी का शासन व्यवहारिक रूप में सर्वश्रेष्ठ है। यहाँ पर आप ध्यान देंगे कि अरस्तु ने किस शासन को सर्वश्रेष्ठ बताया है, तो आप ये वर्ड ध्यान रखेंगे, पॉलिटी। अरस्तु ने व्यवहारिक रूप में पॉलिटी के शासन को सर्वश्रेष्ठ बताया है। ठीक है, उसने कौन सब 6 शासन प्रणालियों की तुलना की थी? राजतंत्र, निरंकुश तंत्र, कुलीन तंत्र, गुट तंत्र, राज व्यवस्था एवं लोकतंत्र। इन 6 शासन प्रणालियों के बीच अरस्तु ने तुलना की थी, और सबसे सर्वश्रेष्ठ किसको बताया था? व्यवहारिक रूप में पॉलिटी। ठीक है, पॉलिटी को सर्वश्रेष्ठ बताया था। देखिए, मॉन्टेस्क्यू ने विभिन्न प्रकार की शासन प्रणालियों एवं भौगोलिक कारकों के बीच तुलना करने का प्रयास किया। तो मॉन्टेस्क्यू ने भी ऐसा किया। ठीक है, मॉन्टेस्क्यू ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक स्पिरिट ऑफ लॉज में यह अध्ययन किया। आप यहाँ पर याद रखेंगे कि मॉन्टेस्क्यू की बुक का नाम ये काफ़ी बार प्रीवियस ईयर में आ चुका है। ठीक है, तो मॉन्टेस्क्यू की बुक का नाम क्या है? स्पिरिट ऑफ लॉज। ठीक है, आप नोट करेंगे, स्पिरिट ऑफ लॉज। तो डी टॉकविले ने यह देखने का प्रयास किया कि अमेरिका जैसे लोकतांत्रिक देशों में स्वतंत्रता उपलब्ध है अथवा स्वतंत्रता के लिए चुनौती उत्पन्न हो रही है। ठीक है, तो ये सारे जो थिंकर हैं ये कंपेरेटिव पॉलिटिक्स की जो है स्टडी करते हैं। ठीक है, तुलना करके आपको पता ही चल गया ना कि कंपेरेटिव पॉलिटिक्स का मतलब क्या होता है। यहाँ पर 2 कंट्रीज़ के बीच में तुलना की जाती है, उनके शासन के बारे में। ठीक है, उनकी सरकार के बीच में तुलना की जाती है। देखिए, तो ये हो गया हमारा तुलनात्मक राजनीति का अर्थ एवं उपागम। ठीक है, देखिए, यहाँ पर कुछ बुक के नाम दिए गए हैं कि परंपरागत उपागम के विकास का दूसरा चरण। देखिए, तुलनात्मक राजनीति के विकास के दूसरे चरण में अनेक विचारकों का योगदान है। सिंपली आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पर बस जो ये बुक के नाम है ना, आप इनको नोट कर लेना। ठीक है, तो आप देखिए, अभी हम पढ़ेंगे, अभी हमने थ्योरी को पढ़ना स्टार्ट नहीं किया है। जो हमने अभी डिवाइड किया था ना 2 पार्ट में, ट्रेडिशनल अप्रोच और मॉडर्न अप्रोच, अभी हमने उसको पढ़ना स्टार्ट नहीं किया है। ठीक है, अभी हम देख रहे हैं जो भी हमें चीज़ें, जो भी हमें कंटेंट मिल सकता है वो हमें अपने नोट्स में बनाकर रख लेना है। ठीक है, मैं बताऊंगी आपको जब हम ये इन अप्रोच को पढ़ना शुरू करेंगे। ठीक है, अभी आप इनको नोट करेंगे। देखिए, कुछ बुक्स के नाम हैं, जेम्स ब्राइस। आप आगे चलकर देखेंगे कि जेम्स ब्राइस कौन सी अप्रोच से रिलेटेड है। ठीक है, तो जेम्स ब्राइस की बुक का नाम है यहाँ पर मॉडर्न डेमोक्रेसी, जो कि 1921 में आई थी। आप नोट कर लें। ठीक है, और याद कर लें कि जेम्स ब्राइस की बुक का नाम क्या है? मॉडर्न डेमोक्रेसी। ठीक है, दूसरे हैं आपके हरमन फाइनर। हरमन फाइनर की बुक का नाम क्या है? थ्योरी एंड प्रैक्टिस ऑफ मॉडर्न गवर्नमेंट, जो कि 1949 में आई थी। ठीक है, पब्लिश हुई थी। फिर तीसरे हैं आपके कार्ल फ्रेडरिक। कार्ल फ्रेडरिक की बुक का नाम क्या है? कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट एंड डेमोक्रेसी।
ये 1968 में आपकी पब्लिश हुई है, ठीक है। फिर आपके रॉबर्ट मिचेल्स हैं, रॉबर्ट मिचेल्स की बुक का नाम है पॉलिटिकल पार्टीज़। ये जो यहाँ पर बुक दी गई है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रीवियस ईयर में ये सारी बुक्स जो हैं, ये सारे थिंकर्स जो हैं ये आ चुके हैं, इसीलिए आप इनको ज़रूर याद करेंगे, ठीक है। रॉबर्ट मिचेल्स की बुक का नाम पॉलिटिकल पार्टीज़, जो कि 1911 में पब्लिश्ड हुई थी। फिर है मॉरिस ड्यूवर्जर, मॉरिस ड्यूवर्जर की बुक का नाम है पॉलिटिकल पार्टीज़, मोस्ट इंपॉर्टेंट बुक है पॉलिटिकल पार्टीज़। पॉलिटिकल पार्टीज़ देयर ऑर्गेनाइजेशन एंड एक्टिविटी इन द मॉडर्न स्टेट, जो कि 1954 में पब्लिश हुई थी, ठीक है। आप ये मत सोचना यहाँ पर जैसे कि ये मॉरिस ड्यूवर्जर की बुक है ना पॉलिटिकल पार्टीज़, ठीक है, कि बस इसको इतना याद कर लें। नहीं, आपको इसका पूरा नाम याद रखने की ज़रूरत है, क्योंकि कभी कभी क्वेश्चन ऐसे आता है सिर्फ पॉलिटिकल पार्टीज़ वो देगा और कहेगा कि इसका पूरा नाम क्या है, तो आपको 4 ऑप्शन होंगे, ठीक है, जिसमें अलग अलग चीज़ें होंगी। तो आपको पता होना चाहिए कि जो मॉरिस ड्यूवर्जर की बुक है ना उसका पूरा नाम क्या है। तो पॉलिटिकल पार्टीज़ देयर ऑर्गेनाइजेशन एंड एक्टिविटी इन द मॉडर्न स्टेट, ठीक है, ये पूरा नाम। तो ये सारी जो बुक्स हैं आप इनको अपने नोट्स में, ठीक है, नोट कर लें, इनके नोट्स ज़रूर बना लें। सारी बुक्स इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। रॉबर्ट मिचेल्स की पॉलिटिकल पार्टीज़, बार बार क्वेश्चन आता है यहाँ से। मॉरिस ड्यूवर्जर की ये पॉलिटिकल पार्टीज़, ये बुक काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और आगे चलकर हम देखेंगे कि ये जो थिंकर है ना कंपेरेटिव पॉलिटिक्स के, ये कौन कौन सी थ्योरी से रिलेटेड है, इन्होंने अपनी अपनी थ्योरी दी है, ठीक है। चलिए देखिए, 20वीं शताब्दी के आरंभिक दशकों में प्रथम व द्वितीय विश्व युद्ध के बीच में उपरोक्त विद्वानों के द्वारा विभिन्न पश्चिमी देशों की शासन प्रणालियों की तुलना की गई और इन्होंने इन देशों की संवैधानिक व्यवस्था के अध्ययन के आधार पर शासन के बीच तुलना करने का प्रयास किया। तुलनात्मक राजनीति के विकास के इस चरण में सरकार और संविधान की तुलना की गई, इसलिए इस उपागम को परंपरागत उपागम अथवा संस्थागत वैधानिक उपागम का नाम दिया गया, ठीक है। यहाँ पर आप समझिए, देखिए, तो आपको पता ही है कि ये सारे जो थिंकर हैं इन्होंने यहाँ पर किस चीज़ पर मेनली फोकस किया। एक तो जो वेस्टर्न कंट्रीज़ है ना आपकी, उन्हीं की शासन प्रणाली, पश्चिमी देशों की शासन प्रणालियों की तुलना करने पर फोकस किया। और किस चीज़ की तुलना करते हैं, मेनली सरकार और संविधान की तुलना करते हैं, ठीक है। इसीलिए ये कौन सा उपागम है, किसकी विशेषता है, ये आपकी परंपरागत उपागम, आपकी ट्रेडिशनल अप्रोच की ये विशेषता है, ठीक है। तो अब हमारी स्टार्ट होती है मेनली ट्रेडिशनल अप्रोच जो हमने देखी थी अभी, ठीक है, परंपरागत उपागम, ट्रेडिशनल अप्रोच। तो सबसे पहले जो हमारी ट्रेडिशनल अप्रोच है उसमें हमारी कौन सी अप्रोच आई है, देखिए, औपचारिक या वैधानिक संस्थागत, ठीक है। थोड़ा सा आपको लग रहा होगा कि पता नहीं कौन सी है। देखिए, अभी हमने देखा था ना लीगल अप्रोच, देखा था लीगल अप्रोच, एक मिनट दिखाती हूँ आपको। देखिए, यहाँ पर हमने ट्रेडिशनल अप्रोच में देखा था फिलोसफिकल अप्रोच, हिस्टोरिकल अप्रोच, लीगल अप्रोच, इंस्टीट्यूशनल अप्रोच। तो लीगल का मतलब क्या होता है, वैधानिक अप्रोच उपागम, ठीक है। तो ये वैधानिक उपागम है जो हम अभी देखने वाले हैं, ठीक है। तो ये वाली अप्रोच है वो लीगल अप्रोच क्या होती है। देखिए, औपचारिक या वैधानिक संस्थागत अप्रोच आपकी आखिर क्या कहती है। औपचारिक या वैधानिक उपागम संविधानों, सरकारों तथा उसकी संरचनाओं का तुलनात्मक अध्ययन है। तो जो आपका लीगल अप्रोच है ना वो बेसिकली किस चीज़ का अध्ययन करती है, संविधान, सरकार और उसकी संरचनाओं का ये एक तुलनात्मक अध्ययन है। यह विभिन्न देशों के संविधानों के अध्ययन के माध्यम से विभिन्न नियमितताओं की जांच करती है और उसके सैद्धांतिकरण का प्रयास करता है, ठीक है। तो आप ध्यान रखना जो लीगल अप्रोच है, ठीक है, वैधानिक, वैधानिक का मतलब ही होता है कानूनी, तो ये कानून पर फोकस ज़्यादा करेगी, कानून का शासन हो, संविधान, सरकार, ठीक है। देखिए, तुलनात्मक राजनीति के जिन विद्वानों ने इस औपचारिक या वैधानिक उपागम लीगल अप्रोच को अध्ययन के रूप में प्रयुक्त किया उनमें विल्सन, डाइसी जैसे विद्वान उल्लेखनीय हैं। तो यहाँ पर आपको फोकस करना है कि लीगल अप्रोच से सबसे ज़्यादा कौन मेन जुड़े हुए हैं, विल्सन का नाम, ठीक है, और डाइसी, डाइसी ने जो है आपकी लीगल अप्रोच दी है, ठीक है, विल्सन,
विल्सन, डाइसी जैसे विद्वान उल्लेखनीय हैं। समकालीन विचारकों में कार्टर, जॉन हर्ज और न्यूमैन जैसे लोगों के नाम उल्लेखनीय हैं। सामान्यतः 19वीं सदी को संविधान का युग कहा गया तथा अनेक नए राज्यों ने अपने संविधानों का निर्माण किया। तो मेनली जो आपकी लीगल अप्रोच है वो 19th सेंचुरी की है, ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे, 19वीं शताब्दी की है, ठीक है, लीगल अप्रोच। और इनसे कौन रिलेटेड है? विल्सन, डाइसी, कार्टर, जॉन हर्ज और न्यूमैन इनसे रिलेटेड थिंकर हैं। और ये जो लीगल अप्रोच है मेनली किस चीज़ पर फोकस करती है? जो संविधान, सरकार और उसकी संरचनाओं के तुलनात्मक अध्ययन पर ये फोकस करती है, ठीक है। देखिए लीगल अप्रोच की कमियां क्या हैं आखिर? कमियां: औपचारिक वैधानिक उपागम की अनेक आधारों पर आलोचना की गई, क्योंकि आलोचकों के अनुसार, तो क्या कहा आलोचकों ने? आलोचकों ने कहा कि तुलनात्मक राजनीति के इस उपागम में संविधान व संस्थाओं के अध्ययन पर बल दिया गया, ठीक है, संविधान व संस्थाओं के अध्ययन पर बल दिया गया, लेकिन जबकि सामाजिक, आर्थिक एवं मनोवैज्ञानिक कारकों की उपेक्षा की गई। जैसे ब्रिटेन में सैद्धांतिक रूप से संसद सर्वोच्च है, किंतु व्यवहारिक रूप में ऐसा नहीं है। तो कमियां क्या बताई इसमें कि ये सिर्फ जो है संविधान और जो है सरकार का ही अध्ययन कर रही है, इसमें सामाजिक, आर्थिक, मनोवैज्ञानिक जो डायमेंशन होना चाहिए था वो नहीं है, ठीक है, इसकी ये उपेक्षा करती है। तो ये हो गई आपकी लीगल अप्रोच, ठीक है। देखिए तो अभी दूसरी हमारी आती है ट्रेडिशनल अप्रोच में ही हम दूसरी देखेंगे, ऐतिहासिक उपागम। ऐतिहासिक उपागम, हिस्टोरिकल अप्रोच, ठीक है। तो दूसरी अप्रोच कौन सी देखनी है हमें? हिस्टोरिकल अप्रोच, ऐतिहासिक उपागम। तो ऐतिहासिक उपागम जो है, हिस्टोरिकल अप्रोच, ये आपकी 17th सेंचुरी की है, आप ध्यान रखेंगे, ये 17वीं शताब्दी में आई, ठीक है। तो हिस्टोरिकल अप्रोच इसके नाम से ही हमें पता चल रहा है। आखिर ये क्या करेगी? मेनली ये हिस्ट्री पर फोकस करती है फ्रेंड्स। जो हिस्टोरिकल अप्रोच है ना आपकी, ऐतिहासिक उपागम, ये फोकस करती है कब, क्या, कहाँ, ठीक है। सपोज कीजिए हमारे पास एक टॉपिक है डेमोक्रेसी, ठीक है, लोकतंत्र। तो ऐतिहासिक उपागम ये कहेगा अच्छा लोकतंत्र की शुरुआत कब हुई, कैसे हुई, तो ये डेमोक्रेसी जो है ये इसके इतिहास पर फोकस करेगा। तो जो हिस्टोरिकल अप्रोच है वो हिस्ट्री पर फोकस करती है, ठीक है। देखिए तुलनात्मक राजनीति के ऐतिहासिक उपागम के समर्थकों में या जिन विचारकों ने इस उपागम का प्रयोग किया उनमें तो हिस्टोरिकल अप्रोच से आपके कौन कौन से थिंकर रिलेटेड हैं? अरस्तु, मॉन्टेस्क्यू, हीगल, मार्क्स, हेनरी मैन, जेंक्स तथा मैकाइवर, ये आपके हिस्टोरिकल अप्रोच से जुड़े हुए हैं, ठीक है। उदाहरण के लिए हीगल, हीगल के विचारों में राज्य के विकास का ऐतिहासिक उल्लेख पाया जाता है, ठीक है, तथा हीगल ने एशियाई राज्यों और पश्चिमी राज्यों के मध्य अंतर बताया है। उन्होंने जर्मनी राष्ट्र राज्य को सर्वश्रेष्ठ कहा है। ऐतिहासिक उपागम के समर्थक राजनीतिक संस्थाओं के विकास पर अपना बल प्रदान करते हैं। सेबाइन ने भी तुलनात्मक राजनीति के अध्ययन के लिए इतिहास के अध्ययन को अपरिहार्य माना। यहाँ पर आप ये नाम याद रखेंगे क्योंकि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, सेबाइन, ठीक है। तो सेबाइन जो है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, हिस्टोरिकल अप्रोच से आपकी रिलेटेड है, ऐतिहासिक उपागम से। तो ऐतिहासिक उपागम या हिस्टोरिकल अप्रोच की कमियां क्या हैं? तो कमियां तो यही है, ऐतिहासिक उपागम के संबंध में सबसे बड़ी समस्या यह है कि इसे विभिन्न विद्वान विभिन्न रूपों में व्याख्यायित करते हैं। आलोचकों के अनुसार अतीत पर ज़्यादा बल देकर वर्तमान को ठीक प्रकार से नहीं समझा जा सकता, ठीक है, तो आलोचकों का ऐसा कहना है। तो ये थी आपकी दूसरी हिस्टोरिकल अप्रोच, ऐतिहासिक उपागम। ये भी आपकी एक ट्रेडिशनल अप्रोच है, हम देख चुके हैं ना ऊपर कि ट्रेडिशनल अप्रोच में कौन सब आएंगी, ठीक है। तो हमने अभी तक दो अप्रोच देख ली, ट्रेडिशनल अप्रोच की, लीगल अप्रोच, हिस्टोरिकल अप्रोच, ठीक है। अभी बढ़ते हैं आगे। देखिए ये आपकी यहाँ पर क्षेत्र उपागम भी दिया गया है। क्षेत्र उपागम ये मेनली क्या बोलती है? ये जो है भूगोल से रिलेटेड है, भौगोलिक निकटता की बात करती है। देखिए क्षेत्र उपागम मैक्रेडिस के अनुसार जिन क्षेत्रों में विभिन्न देशों के मध्य की संस्कृतियों में समानता विद्यमान होती है, ठीक है, जिस क्षेत्र में विभिन्न देशों के मध्य की संस्कृतियों में समानता विद्यमान होती है वहाँ राजनीतिक संस्थाओं की तुलना करना आसान होता है, ऐसा मानना है क्षेत्र उपागम का, ठीक है। क्षेत्र उपागम द्वितीय विश्व युद्ध के बाद अत्यधिक लोकप्रिय हुआ क्योंकि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद क्या हुआ था, यूएसए एंड यूएसएसआर दो महाशक्तियाँ थी ना, दो सुपर पावर थी उस टाइम पर,
और इनके बीच में जो है एक कोल्ड वॉर चला हुआ था सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद में। कोल्ड वॉर, शीत युद्ध। शीत युद्ध क्या होता है? शीत युद्ध बेसिकली कोई युद्ध नहीं होता है, ये एक वैचारिक युद्ध है, ठीक है। यूएसए पूंजीवाद को सपोर्ट करता था, पूंजीवादी विचारधारा को। यूएसएसआर, सोवियत संघ जो है आपका, वो साम्यवादी विचारधारा को फोकस वो करता था सपोर्ट, ठीक है। तो इनकी जो विचारधाराएं थी उन्हीं के बीच में आपसी में युद्ध था। तो ये दोनों चाहते थे अपनी अपनी विचारधारा को फैलाना, ठीक है। तो यूएसए एंड यूएसएसआर दोनों महाशक्तियों ने इन क्षेत्रों में अपने प्रभाव के विस्तार का प्रयत्न किया। पश्चिमी विद्वानों ने अनेक गैर पश्चिमी समाजों के अध्ययन का प्रयत्न किया। देखिए, तो क्षेत्र उपागम जो है मेनली जो है क्षेत्र की बात करती है, ठीक है। विभिन्न देशों के मध्य की संस्कृतियों में अगर समानता विद्यमान है तो वहाँ की जो इंस्टीट्यूशंस हैं उनकी तुलना करना आसान हो जाता है, ठीक है। बेसिकली यही है। तो क्षेत्र उपागम की कमियां क्या हैं? देखिए, क्षेत्र उपागम की कमियां हैं। आलोचकों के अनुसार एक भौगोलिक क्षेत्र में या भौगोलिक निकटता देशों के मध्य है, राजनीतिक व्यवस्थाओं के मध्य है, समान ऐतिहासिक, सांस्कृतिक, निर्जातीय समानता स्थापित नहीं होती, ठीक है। तो सिर्फ भौगोलिक निकटता होने से ज़रूरी नहीं है कि देशों के मध्य जो है एक समानता, सांस्कृतिक समानता स्थापित हो जाए, ठीक है। तो ये आपका क्षेत्र उपागम था, इसमें दिया हुआ है, ठीक है। फिर है आपका समस्या समाधान उपागम। तो समस्या समाधान उपागम क्या है? कंपेरेटिव पॉलिटिक्स में बहुत सारी समस्याएं आई, तो ये उसके समाधान पर फोकस करता है, ठीक है। तुलनात्मक राजनीति के परंपरागत उपागम में अनेक समस्याओं को उठाया गया, ठीक, तथा उनके अंतर संबंध के अंतर पर बल दिया गया, जैसे लोकतंत्र और आर्थिक नियोजन के मध्य संबंध की समस्या की जांच करना। देखिए, संघीय व्यवस्था और द्विसदनात्मक विधायिका की जांच करना, यह उल्लेखनीय है कि समस्या समाधान उपागम में औपचारिक संस्थाओं के अध्ययन पर ही बल दिया गया तथा इन संस्थाओं के अध्ययन के द्वारा सुधार एवं पुनर्गठन का भी समर्थन किया गया, ठीक है। जैसे इंग्लैंड की लॉर्ड सभा, एक मिनट, लॉर्ड सभा में सुधार की अनुशंसा की गई तथा प्रकार्यात्मक प्रतिनिधित्व का भी सुझाव दिया गया, ठीक है। तो मैं जैसा कि आपको बताया, नाम से ही पता चल रहा है कि समस्या समाधान उपागम क्या करेगा? जो भी कंपेरेटिव पॉलिटिक्स में समस्या आ रही हैं उसके सुधार पर फोकस करेगा, उसके पुनर्गठन पर फोकस करेगा, ठीक है। बस इतना ही है। जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगी ना वो मैं आपको बताऊंगी, ठीक है। तो इसकी कमियां क्या हैं? व्यवहारिक, सामाजिक व आर्थिक परिप्रेक्ष्यों को देखे बिना संस्थागत समस्याओं को नहीं समझा जा सकता, ठीक है। तो यहाँ भी वही है कि जो इसका सामाजिक और आर्थिक एक डायमेंशन है उसको ये इग्नोर करती है अप्रोच, ठीक है, देख नहीं पाती। तो ये थी आपकी समस्या समाधान उपागम। देखिए देखिए फ्रेंड्स, अभी आपकी अप्रोच है संस्थात्मक प्रकार्यात्मक उपागम। इसको इंग्लिश में बोलते हैं इंस्टीट्यूशनल अप्रोच, और मैं आपको बता दूं कि ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो अभी हम देखने जा रहे हैं इंस्टीट्यूशनल अप्रोच, संस्थात्मक अप्रोच जो है, संस्थात्मक उपागम, ठीक है। देखिए देखिए अभी हम समझ रहे हैं इंस्टीट्यूशनल अप्रोच, तो थोड़ा पहले हम यहाँ पर इंग्लिश में देखेंगे, फिर हम हिंदी में ऊपर जाकर देखेंगे, ठीक है। तो अभी हम क्या पढ़ रहे हैं? इंस्टीट्यूशनल अप्रोच, संस्थात्मक उपागम। तो फ्रेंड्स, आप यहाँ पर समझिए कि जो इंस्टीट्यूशनल अप्रोच है ना, ये ज़्यादा फोकस करती है जो सरकार की फॉर्मल स्ट्रक्चर होता है, फॉर्मल स्ट्रक्चर एंड एजेंसीज ऑफ गवर्नमेंट, ये सबसे ज़्यादा फोकस करती है जो सरकार के फॉर्मल स्ट्रक्चर है। फॉर्मल स्ट्रक्चर का मतलब क्या है? जो भी संस्थाएं हैं, ठीक है, चाहे वो आपकी विधायिका हो या फिर कार्यपालिका हो, न्यायपालिका हो, ठीक है, जो भी स्ट्रक्चर है, जो भी कानूनी रूप से कुछ भी वहाँ पर संगठन बनाया गया है ना संविधान में, तो ये मेनली उस पर फोकस करती है, सरकार के अंगों पर ये फोकस करती है, ठीक है। आप देख सकते हैं कि एम्फेसिस ऑन द फॉर्मल स्ट्रक्चर एंड एजेंसीज ऑफ गवर्नमेंट, इंस्टीट्यूशनल अप्रोच, नाम ही इसका संस्थात्मक उपागम है, ठीक है। देखिए, करेक्टराइज्ड बाय ए प्री ऑक्यूपेशन विद कॉन्स्टिट्यूशन एंड लीगल फॉर्मल इंस्टीट्यूशंस ऑफ गवर्नमेंट एंड नॉर्मेटिव वैल्यूज ऑफ लिबरल डेमोक्रेसी। तो यहाँ पर ये यही बता रहा है कि जो इंस्टीट्यूशनल अप्रोच है वो संविधान और लीगल फॉर्मल इंस्टीट्यूशन जो है सरकार का, उसी पर फोकस कर रही है, ठीक है। तो हमने देखा भी था ट्रेडिशनल अप्रोच की जो विशेषता हमने देखी थी कि ये राज्य और सरकार, संविधान, सिर्फ इन्हीं के बीच तुलना करती है, ठीक है। तो वही इंस्टीट्यूशनल अप्रोच कर रही है कि जो भी संविधान के द्वारा कोई भी स्ट्रक्चर फॉर्म किया गया है, कोई भी संगठन बनाया गया है, ये उसी पर फोकस करती है, ठीक है। इट रेस्ट्रिक्ट्स द रोल ऑफ इंडिविजुअल्स,
हावेवर पावरफुल। ठीक है, ये किस चीज़ को, जो कोई भी इंडिविजुअल को ये फोकस बिल्कुल नहीं करती, उसके रोल को ये रेस्ट्रिक्ट करती है। ठीक है, रेस्ट्रिक्ट मीन्स होता है बाधा उत्पन्न करना। ठीक है, तो चाहे कोई इंडिविजुअल कितना भी पावरफुल क्यों ना हो, ये उस पर फोकस नहीं करती, ये सिर्फ संस्था पर फोकस करती है जो संविधान के द्वारा बनाई गई है। ठीक है, कानून के द्वारा बनाई गई है, ये सिर्फ संस्था पर फोकस करती है, किसी इंडिविजुअल पर फोकस नहीं करती। और यही तो इसकी कमी होगी आगे चलकर, क्योंकि ये एक ट्रेडिशनल अप्रोच है, तो कहीं ना कहीं ये भी एक संकीर्ण दृष्टिकोण को अपनाएगी। ठीक है, देखिए अब आप यहाँ पर ये समझिए कि जो इंस्टीट्यूशनल अप्रोच है ना, संस्थात्मक उपागम, इससे रिलेटेड थिंकर कौन सब हैं, तो ये हमने नाम अभी देखा भी था। तो जेम्स ब्राइस जो है ये आपके इंस्टीट्यूशनल अप्रोच से रिलेटेड है, संस्थात्मक उपागम से। ठीक है, तो ये जेम्स ब्राइस की इंपॉर्टेंट बुक है, ये आप नोट करेंगे और याद भी करेंगे। ठीक है, जेम्स ब्राइस की बुक का नाम क्या है? द अमेरिकन कॉमनवेल्थ, जो कि 1888 में आई थी। मॉडर्न डेमोक्रेसीज, जो कि 1921 में आई थी। तो ये इनकी बुक है, आप इसको याद कर लेंगे। ठीक है, देखिए दूसरे थिंकर हैं हमारे जो कि इंस्टीट्यूशनल अप्रोच से रिलेटेड हैं, लॉरेंस लावेल। लॉरेंस लावेल की ये इंपॉर्टेंट बुक हैं कुछ। देखिए पहली बुक है इनकी गवर्नमेंट एंड पार्टीज इन कॉन्टिनेंटल यूरोप, जो कि 1896 में पब्लिश हुई। दूसरी बुक है इनकी पब्लिक ओपिनियन एंड पॉपुलर गवर्नमेंट। ठीक है, 1913 में ये पब्लिश हुई। और फ्रेंड्स जो लॉरेंस लावेल हैं वो इस बुक में पब्लिक ओपिनियन एंड पॉपुलर गवर्नमेंट में ये जो है अध्ययन करते हैं, स्टडी करते हैं, किसकी? फ्रांस, जर्मनी और स्विट्ज़रलैंड, इन तीन कंट्री के बीच में ये तुलना करते हैं। ठीक है, इनकी शासन प्रणालियों के बीच में, जो लॉरेंस लावेल हैं। फिर यहाँ पर जो आपके आते हैं ओस्ट्रोगोरस्की जो है ये भी आपकी इंस्टीट्यूशनल अप्रोच से रिलेटेड है, और इनकी बहुत ही इंपॉर्टेंट बुक है डेमोक्रेसी एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज, जो कि 1902 में पब्लिश हुई थी। ठीक है, फिर आपके हरमन फाइनर हैं, ये भी इससे रिलेटेड है, इस अप्रोच से। इनकी बुक है थ्योरी एंड प्रैक्टिस ऑफ मॉडर्न गवर्नमेंट, 1932 में ये पब्लिश हुई थी। ठीक है, फिर आपके हैं कार्ल फ्रेडरिक की बुक का नाम है कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट एंड डेमोक्रेसी, जो कि 1932 में पब्लिश हुई थी। ठीक है, तो ये सारे जो थिंकर अभी हमने देखे ये आपके संस्थात्मक उपागम इंस्टीट्यूशनल अप्रोच से रिलेटेड है। देखिए फिर इस अप्रोच की क्या लिमिटेशंस हैं, आखिर इसको किसने क्रिटिसाइज किया है? तो इन दी 1950 में इस अप्रोच को जो है डेविड ईस्टन और रॉय मैक्रेडीज ने इसको इसको क्रिटिसाइज किया, इसकी आलोचना की। ठीक है, यहाँ पर ये आप रॉय मैक्रेडीज का नाम देख रहे हैं ना, रॉय मैक्रेडीज की ये बुक का नाम है द स्टडी ऑफ कंपेरेटिव गवर्नमेंट, जो कि 1968 में पब्लिश हुई थी। ठीक है, तो रॉय मैक्रेडीज जो है डिस्क्राइब्ड द ओरिएंटेशन ऑफ इंस्टीट्यूशनल अप्रोच एज नॉन कंपेरेटिव, पैरोकियल, स्टेटिंग एंड मोनोग्राफिक। देखिए समझिए, तो जो आपकी इंस्टीट्यूशनल अप्रोच थी उसकी आलोचना किसने की? डेविड ईस्टन और रॉय मैक्रेडीज ने। रॉय मैक्रेडीज ने क्या कहा? रॉय मैक्रेडीज ने कहा कि जो इंस्टीट्यूशनल अप्रोच है ये संस्थात्मक उपागम है, ये नॉन कंपेरेटिव है, इसके द्वारा आप तुलना कर ही नहीं सकते। क्यों? क्योंकि ये तो सामाजिक और आर्थिक जो इकोनॉमिक डायमेंशन है उसको ही ये जो है इग्नोर करती है, उपेक्षा करती है। ठीक है, इसीलिए इसको जो है पैरोकियल, स्टेटिक, मोनोग्राफिक ऐसे ऐसे वर्ड इसे यूज़ कर इसको क्रिटिसाइज किया। ठीक है, संकीर्ण, स्टेटिक की इसमें तो गति ही नहीं है। ठीक है, तो ये सारे वर्ड यूज़ करके इसको क्रिटिसाइज किया, किसने? आपके रॉय मैक्रेडीज ने। ठीक है, और क्या कहा कि लिमिटेड इन इट्स फोकस, ये अपने फोकस में क्या है? लिमिटेड है। ठीक है, टू वेल एस्टैब्लिश्ड वेस्टर्न डेमोक्रेसीज ओनली, और क्या कहा कि जो इंस्टीट्यूशनल अप्रोच है वो सिर्फ जो वेस्टर्न डेमोक्रेसीज हैं, वेस्टर्न डेमोक्रेसीज जो पश्चिमी यूरोप है, सिर्फ ये थ्योरी जो है उन्हीं कंट्रीज़ के लिए रिलीवेंट है, ना कि एशियाई या फिर अफ्रीकी समाज के लिए। ठीक है, आप इसको सभी जगह लागू अप्लाई नहीं कर सकते हैं। ठीक, देखिए डेविड ईस्टन ने भी इसको क्रिटिसाइज किया, इनएडुक्वेंट कहा। ठीक है, अपर्याप्त कहा, एज इट मिस्ड आउट द रियल करंट ऑफ पॉलिटिकल एंड सोशल चेंज विच वर ऑफन बेटर अंडरस्टूड बाय इनफॉर्मल मैकेनिज्म। तो कहने का मतलब यही है कि डेविड ईस्टन और रॉय मैक्रेडीज ने इसकी जो है आलोचना की है, क्योंकि ये जो भी उस डायमेंशंस है ना, सामाजिक आर्थिक, उसको क्या करती है? इग्नोर करती है। ठीक है, बस इतना ही है। तो ये थी आपकी इंस्टीट्यूशनल अप्रोच। ठीक है, देखिए तो ये हमने पहले यहाँ पर समझ लिया कि इंस्टीट्यूशनल अप्रोच है क्या। अभी हम देखते हैं थोड़ा सा हिंदी में क्या कंटेंट है। ठीक है, देखिए संस्थात्मक उपागम,
तुलनात्मक राजनीति के इस उपागम में संस्थाओं एवं उनके द्वारा संपादित प्रकार्यों के अध्ययन पर बल दिया गया। यहाँ संस्था का अभिप्राय व्यवहार के द्वारा स्थापित एक रूपता है, जबकि प्रकार्य, प्रकार्य का मतलब होता है फंक्शन, ठीक है, कि कोई भी संस्था क्या कार्य कर रही है, क्या फंक्शन है उसके, ठीक है, जबकि प्रकार्य का तात्पर्य है संस्थाओं के द्वारा संपादित कार्य। तुलनात्मक राजनीति का यह उपागम 1930 के दशक से अत्यधिक लोकप्रिय हुआ, जिसके अध्ययन में हरमन फाइनर, कार्ल फ्रेडरिक, मॉरिस ड्यूवर्जर, केसी हियर के नाम उल्लेखनीय है। यह भी हमने देखे भी थे, ठीक है। तो आप ध्यान रखेंगे कि जो इंस्टीट्यूशनल अप्रोच है उससे कौन सा थिंकर रिलेटेड है, हरमन फाइनर, कार्ल फ्रेडरिक, मॉरिस ड्यूवर्जर, केसी हियर, ठीक है, ये सारे थिंकर इससे रिलेटेड है। तुलनात्मक राजनीति का परंपरागत उपागम मूलतः वर्णनात्मक है, व्याख्यात्मक या विश्लेषणात्मक नहीं है, ठीक है। इसमें न किसी परिकल्पना का निर्माण किया गया और न ही उसे प्रमाणित करने का प्रयत्न किया गया, ठीक है। तो ये थी आपकी इंस्टीट्यूशनल अप्रोच। तो फ्रेंड्स, अभी हम कंप्लीट कर चुके हैं अपनी ट्रेडिशनल अप्रोच को, ठीक है। देखिए, तो हमारी ट्रेडिशनल अप्रोच कंप्लीट हो चुकी हैं और अभी हम देखते हैं कि आखिर जो हमारी परंपरागत उपागम है, ट्रेडिशनल अप्रोच है, आखिर उनकी कमियां क्या हैं। कमियां तो आप पहले से ही जानते हैं कि क्या कमियां होंगी, ठीक है, देखते हैं फिर भी। मैक्रेडिस ने अपनी रचना, मैक्रेडिस की बुक का नाम आप याद रखेंगे, द स्टडी ऑफ कंपेरेटिव गवर्नमेंट, जो कि 1968 में पब्लिश हुई थी, ठीक है। तो मैक्रेडिस ने अपनी रचना द स्टडी ऑफ कंपेरेटिव गवर्नमेंट में परंपरागत उपागम की निम्न खामियों को उजागर किया। तो यहाँ पर ट्रेडिशनल अप्रोच की आखिर खामियां क्या हैं, देखिए। तुलनात्मक राजनीति के परंपरागत उपागम में मूलतः पश्चिमी राजनीतिक व्यवस्थाओं के अध्ययन पर मूल बल दिया गया है। इस अध्ययन में पश्चिमी समाजों की ही सांस्कृतिक व्यवस्था को स्वीकार किया गया और गैर लोकतांत्रिक राजनीतिक व्यवस्थाओं को त्रुटिपूर्ण माना गया। इन्होंने विकासशील देशों के समाजों पर या एशियाई समाजों की सांस्कृतिक विशिष्टता को पूर्णतः उपेक्षित किया, अतः यह केवल नाम मात्र का उपागम था। तो क्या कमी बताई कि जो भी ट्रेडिशनल अप्रोच है वो सिर्फ किसको फोकस कर रही है, पश्चिमी, यानी कि जो आपका यूरोप है ना, जो यूरोप है, पश्चिमी देश हैं, जो डेवलप कंट्री हैं, जो विकसित देश है, ये जो ट्रेडिशनल अप्रोच है ये सिर्फ उन्हीं को फोकस करती है, जबकि ये विकासशील देश जो हैं, एशिया, अफ्रीका, जो कॉन्टिनेंट है ना, यहाँ पर जो कंट्री है ये उसको फोकस ही नहीं करती है। इसीलिए जो है इसको केवल नाम मात्र का उपागम बताया, ठीक है। देखिए, तुलनात्मक राजनीति का परंपरागत उपागम मूलतः औपचारिक था, ठीक है, औपचारिक था, जिसमें सरकार की औपचारिक संस्थाओं के विश्लेषण पर मूल बल दिया गया। गैर राजनीतिक कारकों, ठीक है, सिर्फ इन्हीं चीज़ों पर फोकस किया जा रहा था ना यहाँ पर, और जो भी गैर राजनीतिक चीज़ें थीं, गैर राजनीतिक कारक जैसे कि सामाजिक एवं आर्थिक, इनकी उपेक्षा की गई। अतः तुलनात्मक राजनीति का परंपरागत उपागम व्यवस्थित और वैज्ञानिक नहीं था, क्योंकि राजनीतिक प्रक्रियाओं के अध्ययन को उपेक्षित किया गया, ठीक है। उपेक्षित का मतलब होता है नकार देना, ठीक है, इग्नोर करना, तो उपेक्षित किया गया। तो अब देखिए यहाँ पर परंपरागत अध्ययन की कमियों को दूर करने के लिए, ठीक है, तुलनात्मक राजनीति के आधुनिक उपागम, जो भी मॉडर्न अप्रोच हैं, उनका निर्माण हुआ। समझ गए होंगे आप कि जो भी ट्रेडिशनल अप्रोच में कमी थी उसी को दूर करने के लिए हमारी मॉडर्न अप्रोच आ गई, ठीक है। कमी क्या थी कि ये जो है डायमेंशन, सभी डायमेंशन को कवर नहीं करती थी, सिर्फ राज्य, सरकार, संविधान, इन्हीं के बीच में जो है बार बार तुलना कर रही थी। तो यही तो ये बता रहे हैं, ठीक है। तो परंपरागत अध्ययन की कमियों को दूर करने के लिए तुलनात्मक राजनीति के आधुनिक उपागम का निर्माण हुआ, जिसमें राज्य एवं सरकार के बीच तुलना करने के बजाय राजनीतिक दलों के बीच तुलना पर बल दिया गया। मॉडर्न अप्रोच में तो हम जो भी पार्टी हैं, पॉलिटिकल पार्टीज, उनके अध्ययन पर ज़्यादा बल देते हैं, है ना, तथा राजनीतिक प्रक्रिया के व्यवहारिक कार्य की तुलना पर प्रमुख बल दिया गया, ठीक है। तो आपको समझ आ गया होगा कि कैसे ट्रेडिशनल अप्रोच क्या होती है, मॉडर्न अप्रोच क्या होती है, ट्रेडिशनल अप्रोच में कौन सब थ्योरी हैं, क्यों मॉडर्न अप्रोच का थ्योरी का जन्म हुआ, क्या सब कमियां थी ट्रेडिशनल अप्रोच में, ठीक है। तो जो भी ट्रेडिशनल अप्रोच में कमियां थी वही जो है कारण बनती है मॉडर्न अप्रोच के आने का, ठीक है।
तो देखिए फ्रेंड्स, अब जो थ्योरी आने वाली है मॉडर्न अप्रोचेज में, जैसे कि सिस्टम थ्योरी अभी आपकी आएगी, डिपेंडेंसी थ्योरी आएगी, ठीक है। ये काफ़ी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसीलिए आप इस क्लास को पूरा देखना प्लीज़, बीच में से मत छोड़ना, वरना बहुत नुकसान हो जाएगा आपका ही, ठीक है। क्योंकि मॉडर्न अप्रोच की जो थ्योरी है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए देखते हैं फिर अब तुलनात्मक राजनीति के आधुनिक उपागम। यहाँ से हमारा स्टार्ट होता है जो हमारी मॉडर्न अप्रोच है, ठीक है। तो यहाँ पर बताया गया है कि आखिर जो मॉडर्न अप्रोच है ना, उसकी उत्पत्ति के आखिर कारण क्या थे, ठीक है। तो पहला कारण था अमेरिका में होने वाली व्यवहारवादी क्रांति, ठीक है। अमेरिका में होने वाली व्यवहारवादी क्रांति के परिणाम स्वरूप राजनीति विज्ञान को प्राकृतिक विज्ञानों की भांति वस्तुनिष्ठ एवं वैज्ञानिक बनाने का प्रयास किया गया, ठीक है। अमेरिका में जो है व्यवहारवादी क्रांति हुई, तो इसी के कारण जो है मॉडर्न थ्योरी के मतलब मॉडर्न थ्योरी की उत्पत्ति के लिए ये एक कारण बनता है। व्यवहारवादी क्रांति क्या होती है ये हम समझेंगे। देखिए ध्यान से समझेंगे आप कि व्यवहारवादी क्रांति, इसको इंग्लिश में बोलते हैं बिहेवियरलिज्म, ठीक है। ये क्या होता है बिहेवियरलिज्म? तो फ्रेंड्स, जो बिहेवियरलिज्म या व्यवहारवादी क्रांति है, ये मेनली फोकस करती है किसके अध्ययन पर? ये ह्यूमन बिहेवियर की स्टडी पर फोकस करती है, ठीक है। ह्यूमन बिहेवियर, जो भी इंसान का व्यवहार होता है ना, ये उसकी स्टडी पर ज़्यादा फोकस करती है। और जो व्यवहारवादी क्रांति है, इसका जो जन्म होता है वो अमेरिका में होता है, ठीक है। व्यवहारवादी क्रांति का जन्म अमेरिका में होता है। तो ये 1930 में एक थिंकर थे आपके चार्ल्स मेरियम। तो चार्ल्स मेरियम ने जो है इसको स्टार्ट किया था बिहेवियरलिज्म को अमेरिका में, ठीक है। लेकिन जो आपकी ये बिहेवियरलिज्म है, व्यवहारवादी क्रांति है, इसको जो फेमस बनाया वो बनाए हैं डेविड ईस्टन ने, ठीक है। कौन से थिंकर? डेविड ईस्टन। तो डेविड ईस्टन आपके व्यवहारवादी क्रांति से जुड़े हुए हैं। ये हमने पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में भी देखा था, डेविड ईस्टन बिहेवियरलिज्म से जुड़े हुए हैं, ठीक है। तो आप ध्यान रखेंगे जो व्यवहारवादी क्रांति है इसको किसने शुरू किया? तो 1930 में चार्ल्स मेरियम ने इसको शुरू किया था अमेरिका में, लेकिन इसको फेमस किसने बनाया? डेविड ईस्टन ने, ठीक है। और डेविड ईस्टन यहाँ पर जो है 8 इंटेलेक्चुअल फाउंडेशन स्टोन्स भी देते हैं। ये हमने पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में देखा था, अगर आपको याद हो, ठीक है। तो 8 बेसिक प्रीमाइसिस जो है डेविड ईस्टन ने दिया था बिहेवियरलिज्म में। तो वो 8 बेसिक प्रीमाइसिस क्या थे? वैसे तो हम देख ही चुके हैं, ठीक है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में, तो आप वहाँ से इसको रिवाइज कर सकते हैं। जैसे कि पहला था आपका रेगुलरिटीज़, वेरिफिकेशन, टेक्निक्स, क्वांटिफिकेशन, ठीक है। तो ये हम कर चुके थे कवर। तो ये हो गया थोड़ा सा हमारा व्यवहारवादी क्रांति के बारे में। ये मेनली फोकस करती है ह्यूमन के बिहेवियर को स्टडी करने में, ठीक है। देखिए द्वितीय विश्व युद्ध के शीत युद्ध के दौर में पूंजीवाद एवं साम्यवाद के बीच वैचारिक संबंध विद्यमान था। वैचारिक संघर्ष होगा, आई थिंक वैचारिक संघर्ष विद्यमान था, जहां मार्क्सवादी स्वयं को वैज्ञानिक होने का दावा करते थे, जिसके विरोध में अमेरिकन पॉलिटिकल साइंस एसोसिएशन ने व्यवहारवादी उपागम के माध्यम से स्वयं को वैज्ञानिक रूप में प्रस्तुत किया। परिणाम स्वरूप तुलनात्मक राजनीति के आधुनिक उपागम का जन्म हुआ, ठीक है। देखिए तुलनात्मक राजनीति के आधुनिक उपागम का आधार, हाँ ये आप ध्यान से समझेंगे, तुलनात्मक राजनीति के आधुनिक उपागम, मॉडर्न अप्रोच, मॉडर्न थ्योरी का जो आधार है वो रॉबर्ट मिचेल्स और मॉरिस ड्यूवर्जर की रचनाओं में विद्यमान है, ठीक है। तो रॉबर्ट मिचेल्स और मॉरिस ड्यूवर्जर जो हैं ये आपके मॉडर्न थ्योरी से, मॉडर्न अप्रोच से रिलेटेड है, ठीक है। देखते हैं, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट नाम है। तो जो रॉबर्ट मिचेल्स और मॉरिस ड्यूवर्जर हैं, जिन्होंने संविधान एवं सरकारों की तुलना के बजाय दलीय प्रणाली की तुलना पर ध्यान दिया। तो ये किस चीज़ पर फोकस करते हैं? दलीय प्रणाली के तुलना पर, ठीक है, क्योंकि ये एक मॉडर्न अप्रोच से रिलेटेड थिंकर हैं, ठीक है। ये तो हम शुरू में ही समझ चुके थे। देखिए परंतु आधुनिक उपागम का प्रभावी विकास द्वितीय विश्व युद्ध के बाद देखा गया। तो जो मॉडर्न अप्रोच है उसका विकास कब हुआ? सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद हुआ, ठीक है। देखिए जिसमें रॉय मैक्रीडीज की बुक का नाम द स्टडी ऑफ कंपेरेटिव गवर्नमेंट 1966 में पब्लिश हुई। हैरी एक्सटीन, इनकी बुक का नाम है ए पर्सपेक्टिव ऑन कंपेरेटिव पॉलिटिक्स, ठीक है। देन आपके डेविड एप्टर, आलमंड एंड पावेल, पॉलिटिकल डेवलपमेंट, ये इनकी बुक है, ठीक है। तो जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगा वो मैं आपको बताऊंगी, ठीक है। देखिए तुलनात्मक राजनीति के आधुनिक उपागम में
राज्य एवं सरकार के बीच तुलना करने के बजाय राजनीतिक व्यवस्थाओं के बीच तुलना करने का प्रयास किया गया है। ठीक है, देखिए माइकल कर्टिस ने कंपेरेटिव गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स 1968 नामक रचना लिखी। तो ये इनकी बुक का नाम है। देखिए यहाँ पर आप एक चीज़ पर ध्यान देंगे, जैसे कि हमारा जो ट्रेडिशनल अप्रोच थी ना, वो मेनली किस चीज़ पर फोकस कर रही थी, जो भी वेस्टर्न कंट्रीज थी और जो डेवलप कंट्री थी, विकसित देश थी। ठीक है, लेकिन जो आपकी मॉडर्न अप्रोच है वो किस चीज़ पर फोकस करती है। देखिए, तुलनात्मक राजनीति के आधुनिक उपागम में विकासशील देशों के समाजों पर विशेष बल दिया गया है। ठीक है, तो यहाँ पर कमी पूरी करती है ये ट्रेडिशनल अप्रोच की। तो तुलनात्मक राजनीति की जो मॉडर्न अप्रोच है वो किस चीज़ पर फोकस करती है, विकासशील देश पर। ठीक है, डेवलपिंग कंट्री के समाजों पर। देखिए जैसे कि डेविड कोलमैन, आलमंड एंड वर्बा ने विकासशील देशों में भारत, श्रीलंका एवं लैटिन अमेरिकी देशों के अध्ययन पर बल दिया। ठीक है, जिससे तुलनात्मक राजनीति के एक समग्र एवं व्यवस्थित दृष्टिकोण का विकास हो सके। इन्होंने संविधान के अध्ययन के बजाय शासन प्रणालियों के व्यवहारिक कार्यकरण फंक्शंस पर बल प्रदान किया। ठीक है, देखिए डेविड ईस्टन, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। डेविड ईस्टन ने इनपुट आउटपुट मॉडल दिया है, यह भी हम आगे चलकर देखने वाले हैं इनकी थ्योरी। ठीक है, डेविड ईस्टन ने आगत निर्गत इनपुट आउटपुट मॉडल, आमंड एंड पावेल ने संरचनात्मक प्रकार्यात्मक दृष्टिकोण स्ट्रक्चरल फंक्शनल अप्रोच से राजनीतिक व्यवस्था के बीच तुलना करने का प्रयास किया। ये थ्योरी इनकी जो है ना, डेविड ईस्टन और आलमंड एंड पावेल, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, हम अभी इनको स्टडी करने वाले हैं डिटेल में। ठीक है, आगे चलकर देखिए, और इन्होंने अपने विचारों को सभी राजनीतिक व्यवस्थाओं की तुलना के लिए समान रूप से उपयोगी माना। ठीक है, तो सभी राजनीतिक व्यवस्थाओं की तुलना कर सकते हैं आप इनकी थ्योरी से, तो ऐसा इनका मानना है। देखिए, अच्छा अभी हम स्टार्ट करें, तो अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं, जो हम अभी मॉडर्न थ्योरी को देख रहे हैं ना, मॉडर्न अप्रोच को, तुलनात्मक राजनीति के आधुनिक उपागम को, तो इसकी हम जो पहली थ्योरी है जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, अभी हम वो देखने वाले हैं। ठीक है, ये तो हमने कुछ फैक्ट देख लिए, जान लिया कि आधुनिक उपागम क्या है। तो यहाँ से आपका स्टार्ट होता है, मैं दिखाती हूँ आपको, एक मिनट। देखिए मॉडर्न अप्रोच में सबसे पहले हमें समझना है डेविड ईस्टन का व्यवस्था उपागम या सिस्टम थ्योरी। ठीक है, तो डेविड ईस्टन का सिस्टम थ्योरी को हमें समझना है। इसी को ही आगत निर्गत मॉडल भी बोला जाता है। ठीक है, इनपुट आउटपुट मॉडल भी बोला जाता है डेविड ईस्टन के सिस्टम थ्योरी को। ठीक है, तो डेविड ईस्टन की व्यवस्था उपागम या सिस्टम थ्योरी, दिस इज आगत निर्गत मॉडल, ये दोनों इसी के नाम हैं। ठीक है, तो हमें सबसे पहले इस थ्योरी को समझना होगा। ये कहाँ से है, ये मॉडर्न अप्रोच से रिलेटेड थ्योरी है। ठीक है, तो देखिए पहले हम सिस्टम अप्रोच को यहाँ पर समझने का प्रयास करते हैं। ठीक है, डेविड ईस्टन की, तो मेनली जो सिस्टम अप्रोच है ये डेवलप्ड कंट्रीज से रिलेटेड है। ठीक है, आप ये बात ध्यान रखेंगे, सिस्टम अप्रोच जो है डेविड ईस्टन की, ये किससे रिलेटेड है, डेवलप्ड कंट्रीज विकसित देश, ये विकसित देशों के अध्ययन से ही रिलेटेड है। ठीक है, तो डेविड ईस्टन ने सिस्टम अप्रोच में जो है बेसिकली पॉलिटिकल बिहेवियर का ये अध्ययन करते हैं चाइना के अंदर। ठीक है, तो किस चीज़ का एग्जांपल लिया है इन्होंने, चाइना का। चाइना के अंदर ये किस चीज़ की स्टडी करते हैं, पॉलिटिकल बिहेवियर की। ठीक है, इनका जो डेविड ईस्टन है, इनका जो की वर्क है वो है द पॉलिटिकल सिस्टम, जो कि 1953 में पब्लिश होता है। ठीक है, और इसी जो बुक है ये इनकी द पॉलिटिकल सिस्टम में ही इन्होंने इस अप्रोच को, सिस्टम अप्रोच को डेवलप किया। ठीक है, ईस्टन आर्ग्यू डैट, तो डेविड ईस्टन ने कहा कि किसी भी पार्टिकुलर सिस्टम की तरह उसके अंदर कुछ सब सिस्टम होते हैं। ठीक है, और ये जो सब सिस्टम होते हैं ये आपस में इंटरडिपेंडेंट होते हैं, अंतर्निर्भर होते हैं। ठीक है, और इनकी एक सेट बाउंड्री होती है। ठीक है, इनकी एक सेट बाउंड्री, एक निर्धारित सीमा होती है, ये आपस में अंतर्निर्भर होते हैं। देखिए कोई भी सिस्टम है उसकी अपनी सब सिस्टम है। ठीक है, छोटे छोटे सिस्टम है, ये सब आपस में क्या है, अंतर्निर्भर है, और इनकी एक स्पेसिफिक बाउंड्री होती है, निर्धारित सीमा होती है। जैसे कि उन्होंने एग्जाम्पल दिया कि जो पॉलिटिकल सिस्टम, इकोनॉमिक सिस्टम आर आल्सो पार्ट ऑफ सोशल सिस्टम, जो सोशल सिस्टम है आपका, जो उसके पॉलिटिकल सिस्टम और इकोनॉमिक सिस्टम इसी के तो पार्ट है ना, ये सोशल सिस्टम के। देखिए ही आर्ग्यूड दैट पॉलिटिकल सिस्टम इज ए प्रोसेस
टू चेंज इनपुट्स इनटू आउटपुट्स। अभी वो बात करेंगे ना, आपको याद होगा अभी हमने देखा था जो डेविड ईस्टन की सिस्टम थ्योरी है, इसको इनपुट आउटपुट मॉडल भी कहा जाता है। ठीक है, तो इसी में डेविड ईस्टन कहते हैं कि जो पॉलिटिकल सिस्टम होता है, ठीक है, ये एक प्रोसेस है और इस प्रोसेस में क्या किया जाता है, जो भी इनपुट्स हैं, ठीक है, उसको आउटपुट में बदलने का प्रयास किया जाता है पॉलिटिकल सिस्टम में। अभी हम देखेंगे कि कैसे इनपुट्स में क्या होता है, आउटपुट में क्या होता है और उनको कैसे बदला जाता है। ठीक है, देखिए डेविड ईस्टन कहते हैं कि पॉलिटिकल सिस्टम जो है वो कंटिन्यूअसली वर्क करता है, गतिशील है। ठीक है, इसीलिए इसको फ्लो मॉडल ऑफ पॉलिटिकल सिस्टम भी इन्होंने कहा। ठीक है, सिस्टम थ्योरी को देखिए यहाँ पर समझने का प्रयास करते हैं डेविड ईस्टन की जो सिस्टम अप्रोच है। देखिए यहाँ पर आप ध्यान से देखेंगे, देखिए फ्रेंड्स ये गवर्नमेंट है, सरकार। ठीक है, तो डेविड ईस्टन ने यहाँ पर सरकार के लिए एक वर्ड का यूज़ किया है, ब्लैक बॉक्स। ये प्रीवियस ईयर में पूछा गया है कि ब्लैक बॉक्स वर्ड का यूज़ किसने किया था, तो डेविड ईस्टन ने किया है। किसके लिए, सरकार के लिए। ठीक है, तो देखिए डेविड ईस्टन ने कहा यहाँ पर कि ये सरकार है जिसके लिए ब्लैक बॉक्स वर्ड का यूज़ किया, तो उन्होंने यहाँ पर इनपुट और आउटपुट की बात की है। ठीक है, इनपुट में क्या आती है, इनपुट में आएंगी आपकी डिमांड्स एंड सपोर्ट्स। जो भी सरकार से डिमांड की जाती है या जो भी सरकार को सपोर्ट दिया जाता है वो सरकार के लिए क्या है, एक इनपुट है। ठीक है, फिर आउटपुट में क्या आएगा, आउटपुट में सरकार जो डिसीजन लेती है, जो पॉलिसीज बनाती है, वो क्या है, आउटपुट है। तो यहाँ पर जो सिस्टम अप्रोच है, यहाँ पर यही तो किया जा रहा है, जो इनपुट है इसको आउटपुट में बदला जाता है। जो लोग डिमांड करते हैं, डिमांड कौन करता है, पीपल। ठीक है, लोग डिमांड करते हैं, तो उसी के लिए तो सरकार क्या लेती है, डिसीजन लेती है, उसी को पूरा करने के लिए पॉलिसीज बनाई जाती हैं। तो यहाँ पर इनपुट को आउटपुट में बदला जा रहा है, समझ रहे हैं आप, इनपुट को आउटपुट में बदला जा रहा है। देखिए एक वर्ड फिर क्या होता है, इनपुट को आउटपुट में बदल दिया, देन जो भी डिसीजन लिए गए या पॉलिसीज़ को इम्प्लीमेंट किया गया, फिर यहाँ पर जो लोग हैं उसका फीडबैक देते हैं। फीडबैक देते हैं ना कि ये पॉलिसी अच्छी थी या बुरी थी, कैसी थी, तो उसका फीडबैक देते हैं। फीडबैक देते हैं तो ये प्रोसेस जो है एक चलता रहता है, तभी तो इसको फ्लो प्रोसेस ऑफ मॉडल बोला डेविड ईस्टन ने। ठीक है, गतिशील बोला कि ये गतिशील है क्योंकि यहाँ पर इन्होंने फीडबैक को ऐड किया है। ठीक है, तो फीडबैक देते हैं। अच्छा, अभी आप यहाँ पर एक वर्ड और देख रहे होंगे, गेट कीपर्स। तो डेविड ईस्टन ने अपनी सिस्टम अप्रोच में गेट कीपर्स वर्ड का भी यूज़ किया है। तो गेट कीपर्स का काम क्या है, तो गेट कीपर्स जो है यहाँ पर एक मतलब पहरेदार की तरह है। पहरेदार कैसे, कि लोग जो डिमांड करते हैं ना, अगर कोई अननेसेसरी डिमांड है जिसकी ज़रूरत नहीं है, कोई बेकार की डिमांड है, तो गेट कीपर उसको यहीं रोक लेगा। ठीक है, उसको सरकार तक जाने ही नहीं देगा। तो इस तरीके से जो गेट कीपर्स हैं वो सरकार को अतिभार से बचा लेते हैं। ठीक है, गेट कीपर सरकार को अतिभार से बचा लेते हैं, जो भी अननेसेसरी डिमांड होती है ये इसको वहाँ तक नहीं जाने देते, यहीं पर रोक लेते हैं। ठीक है, तो ये था आपका डेविड ईस्टन का सिस्टम अप्रोच। ठीक है, देखिए तो सिस्टम अप्रोच में हम देखते हैं अभी, देखिए आउटपुट्स हम देखें ना कि आउटपुट्स क्या होते हैं, आउटपुट्स जो हैं कलेक्शंस हैं सम डिसीजन और पॉलिसीज़ के। ठीक है, तो आउटपुट्स में तो कुछ डिसीजन लिए जाते हैं, पॉलिसीज़ बनाई जाती हैं। व्हाट इज़ फीडबैक, फीडबैक क्या होता है, रिस्पॉन्स होता है ना लोगों का, रिस्पॉन्सेज ऑफ द पीपल एंश्योर दैट इनपुट एंड आउटपुट कंटिन्यूअसली ऑपरेट्स। तो ये फीडबैक क्या है, ये लोगों का रिस्पॉन्स है। ठीक है, देखिए इनपुट्स क्या थे, इनपुट्स हमने देखे, इनपुट्स आर सच फैक्ट्स बाय विच पॉलिटिकल सिस्टम कैन गेन पावर टू रन गवर्नेंस इन एनी सोसाइटी। तो इनपुट्स में हमने देखे थे। तो फ्रेंड्स आप यहाँ पर ध्यान से देखना, जो इनपुट्स है ना, 4 टाइप के इनपुट्स होते हैं यहाँ पर, 4 टाइप्स ऑफ इनपुट्स। ये सब अभी हम हिंदी में भी ऊपर देखने वाले हैं। ठीक है, तो पहले हम यहाँ पर बस समझने का प्रयास कर रहे हैं थोड़ा आसानी से। तो 4 टाइप्स ऑफ इनपुट्स होते हैं। 4 टाइप्स ऑफ इनपुट्स क्या हैं, डिमांड फॉर एलोकेशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। तो इनपुट्स में हमने देखा था डिमांड होती है ना, तो डिमांड की जाती है किस चीज़ की, जो गुड्स एंड सर्विसेज है उसके एलोकेशन, उसके बंटवारे की डिमांड की जाती है। ठीक है, डिमांड्स फॉर द रेगुलेशन ऑफ बिहेवियर, जो बिहेवियर है लोगों का उसको नियंत्रित करने की डिमांड की जाती है। तीसरा है डिमांड्स फॉर पार्टिसिपेशन इन द पॉलिटिकल सिस्टम,
पॉलिटिकल सिस्टम में पार्टिसिपेशन की डिमांड की जाती है, डिमांड्स फॉर कम्युनिकेशन एंड इंफॉर्मेशन, ठीक है, कम्युनिकेशन और इन्फॉर्मेशन के लिए भी डिमांड की जाती है। तो यहाँ पर 4 टाइप्स ऑफ इनपुट्स को बताया गया है, यहाँ पर 4 टाइप की डिमांड है, ये आपको याद रखना होगा, ठीक है, और इसको इसी ऑर्डर में याद रखना पड़ता है क्योंकि ये आ जाता है। देखिए, हमने देखा था ना कि इनपुट्स के अंदर डिमांड होंगी और सपोर्ट्स होंगे, ठीक है, तो 4 टाइप की डिमांड हमने देख ली, वैसे ही यहाँ पर 4 टाइप के सपोर्ट्स भी होते हैं इनपुट्स में, ठीक है। तो सपोर्ट में क्या आता है आपका मटेरियल सपोर्ट, मटेरियल सपोर्ट में क्या आएगा कंट्रीब्यूशन इन टैक्सेशन, जब आप टैक्स देते हैं तो आप गवर्नमेंट को एक तरीके से मटेरियल सपोर्ट करते हैं, ठीक है। दूसरा है लीगल सपोर्ट, लीगल सपोर्ट में क्या आता है ओबीडेंस ऑफ लॉ एंड ऑर्डर, जब आप कानून को मानते हैं, ठीक है, उसका पालन करते हैं तो वो एक लीगल सपोर्ट आप सरकार को देते हैं, ठीक है। तीसरा है पार्टिसिपेटरी, तो पार्टिसिपेटरी आप जब मतदान करते हैं या किसी भी पॉलिटिकल एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करते हैं, सहभागिता करते हैं, तब आप सपोर्ट करते हैं गवर्नमेंट को, ठीक है। चौथा है सिंबॉलिक, तो जब आप सरकार की नीतियों की प्रशंसा करते हैं तो कहीं ना कहीं आप एक सिंबॉलिक सपोर्ट जो है सरकार को देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो है इनपुट्स में 4 टाइप के ये सपोर्ट्स हैं, तो आप इनको भी याद रखेंगे ऐसे ही, ठीक है। देखिए, गेट कीपिंग हमने वर्ड देखा, ठीक है, डेविड ईस्टन की सिस्टम थ्योरी में। तो गेट कीपिंग का क्या मतलब था, प्रिवेंट्स, प्रिवेंट का मतलब होता है रोकना, ठीक है, तो प्रिवेंट्स अनवांटेड डिमांड्स, तो प्रिवेंट किस चीज़ को ये रोकती है, गेट कीपिंग अनवांटेड डिमांड्स, है ना, टू एंटर इनटू पॉलिटिकल सिस्टम, अनवांटेड डिमांड्स को पॉलिटिकल सिस्टम में एंटर करने से गेट कीपिंग रोकती है, ठीक है। जो गेट कीपिंग है फ्रेंड्स ये 3 टाइप की होती है, 3 काइंड ऑफ गेट कीपिंग। देखिए, 3 टाइप की जो गेट कीपिंग है वो ये है आपकी स्ट्रक्चरल गेट कीपिंग, जो कि पॉलिटिकल पार्टीज, प्रेशर ग्रुप्स, इनसे रिलेटेड होती है। कल्चरल गेट कीपिंग, जो कि बिलीफ एंड ओरिएंटेशन ऑफ द पीपल, लोगों के जो भी विश्वास हैं, ठीक है, ये उससे रिलेटेड होती है, कल्चरल गेट कीपिंग। देन आपकी आती है कम्युनिकेशन गेट कीपिंग, ये गवर्नमेंट के लिए एक टूल का काम करता है, कम्युनिकेशन टू कन्वे देयर मैसेज, अपने मैसेज को जनता तक पहुंचाने के लिए, ठीक है। तो ये 3 टाइप की यहाँ पर गेट कीपिंग है, स्ट्रक्चरल, कल्चरल और कम्युनिकेशन, ठीक है। देखिए फ्रेंड्स, जो सिस्टम थ्योरी है उसको क्रिटिसाइज भी किया गया, ठीक है, इसकी आलोचना भी की गई। तो आलोचना कैसे कहा कि ये एक बोरोड अप्रोच है, ठीक है, बोरोड अप्रोच का मतलब होता है एक उधार की अप्रोच है ये, ठीक है, लिमिटेड है अपने नेचर में, नॉट एप्लीकेबल फॉर द डेवलपिंग नेशन। जैसा कि हमने देखा सिस्टम थ्योरी जो है वो मेनली डेवलप्ड कंट्रीज से रिलेटेड थी ना, जुड़ी हुई थी, डेवलप्ड कंट्रीज का ही ये अध्ययन कर रही थी, विकसित देशों का। तो ये डेवलपिंग नेशंस जो हैं उसका अध्ययन नहीं करती है, इसीलिए इसको क्रिटिसाइज किया जाता है, ठीक है। प्रैक्टिकल डिफ़िकल्टीज़ हैं इसमें, एकेडमिक इम्पोर्टेंस है ओनली, तो इन आधारों पर जो है इस अप्रोच को क्रिटिसाइज किया जाता है, ठीक है। देखिए, तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि डेविड ईस्टन ने बिहेवियरलिज्म में 8 इंटेलेक्चुअल फाउंडेशन स्टोन्स दिए थे ना बिहेवियरलिज्म में, तो वो क्या थे आप फिर से देख सकते हैं एक बार, रेगुलरिटीज, वेरिफिकेशन, टेक्निक्स, क्वांटिफिकेशन, वैल्यू फ्री स्टडी, सिस्टमाइजेशन, प्योर साइंस और इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन लास्ट में है, रेगुलरिटीज सबसे पहले है। इस तरीके से आप इन चीज़ों को याद करेंगे, ठीक है। ये डेविड ईस्टन की कुछ बुक के नाम हैं, तो आपके लिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। देखिए, सबसे पहले द पॉलिटिकल सिस्टम, जो कि 1953 में पब्लिश हुआ। दूसरा है ए फ्रेमवर्क फॉर पॉलिटिकल एनालिसिस, जो कि 1956 में पब्लिश हुआ। तीसरा है सिस्टम एनालिसिस ऑफ पॉलिटिकल लाइफ, जो कि 1965 में पब्लिश हुआ। चौथा है आपका द एनालिसिस ऑफ पॉलिटिकल स्ट्रक्चर, जो कि 1990 में पब्लिश हुआ, ठीक है। ये बुक काफ़ी इंपॉर्टेंट है, डेविड ईस्टन की द पॉलिटिकल सिस्टम। तो द पॉलिटिकल सिस्टम जो इनकी बुक है, इसका पूरा नाम क्या है ये आपको याद रखना है, एन इंक्वायरी इनटू द स्टेट ऑफ पॉलिटिकल साइंस, ये 1953 में पब्लिश हुई थी, ठीक है। तो ये हमारी जो सिस्टम अप्रोच थी डेविड ईस्टन की, वो हमने अच्छे से समझ ली, ठीक है। अभी हम थोड़ा सा हिंदी में देख लेते हैं वहाँ पर क्या सब लिखा है, ताकि आपकी एक बेटर अंडरस्टैंडिंग बन पाए, ठीक है। देखते हैं, चलिए। देखिए, जो तो यहाँ पर भी अभी हम क्या देख रहे हैं, डेविड ईस्टन की जो सिस्टम अप्रोच है उसको हिंदी में क्या बोलते हैं, व्यवस्था उपागम, ठीक है। तो यहाँ से आपको जो भी फैक्ट मिले, जो भी न्यू चीज़ें मिले, वो आप अपने नोट्स में ऐड कर लेना, ठीक है, एक जगह। तो देखिए, जो सिस्टम अप्रोच है ना, ये सिस्टम थ्योरी है, इसका सैद्धांतिक आधार तो फ्रेंड्स जो लुडविक बर्ट लाम्फी है ना, इन्होंने दिया था। ये एक जीव वैज्ञानिक थे, ठीक है, एक बोल सकते हैं कि जिसकी नींव थी सिस्टम थ्योरी की, वो किसने धरी रखी थी, लुडविक
बर्ट लाम्फी, ये नाम आपके लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है, ठीक है। उन्होंने सामान्य व्यवस्था सिद्धांत के निर्माण का प्रयास किया था इन्होंने, ठीक है। देखिए, व्यवस्था सिद्धांत जो सिस्टम थ्योरी है वो व्यवहारवादी क्रांति का परिणाम है, जैसा कि हम देख चुके हैं, ठीक है। जो सिस्टम अप्रोच है, व्यवस्था उपागम की मूल मान्यताएं क्या हैं, तो ये मूल मान्यताएं हैं। तो जो सिस्टम थ्योरी है वो समग्र अध्ययन पर बल देती है, ठीक है। समग्र अध्ययन पर बल दिया जाना चाहिए, न कि खंड या भाग के अध्ययन को महत्वपूर्ण मानना चाहिए, ऐसा मानती है सिस्टम थ्योरी। तो व्यवस्था सिद्धांतकारों के अनुसार समग्र अध्ययन उसके अवयवों के योग से अधिक है, ठीक है। व्यवस्था सिद्धांतकारों ने राजनीतिक व्यवस्था का अध्ययन परिवेश के अंतर्गत करने का प्रयास किया, ठीक है। व्यवस्था सिद्धांतकारों का मूल उद्देश्य राजनीतिक व्यवस्था में एक सामान्य सिद्धांत का निर्माण करना था। व्यवस्था सिद्धांत का सामाजिक विज्ञानों में प्रयोग दो विचारकों की देन मानी जाती है। तो ये दो विचारक जो हैं सिस्टम थ्योरी की, ये इम्पोर्टेंट है, ठीक है। ब्रोनिस्ला मैलिनोवस्की और रैडक्लिफ ब्राउन, तो इनकी ये देन मानी जाती है सामाजिक विज्ञान में। यह मूलतः एंथ्रोपोलॉजी विषय से जुड़े हुए थे, ठीक है। देखिए, यहाँ पर आप एक चीज़ ध्यान रखेंगे, जो सिस्टम थ्योरी है ये कंपेरेटिव पॉलिटिक्स में तो ये डेविड ईस्टन ने दी है, ठीक है। लेकिन एक सिस्टम थ्योरी जो है आपकी इंटरनेशनल रिलेशन में भी होती है, ठीक है, आईआर में भी होती है। तो जो आईआर में व्यवस्था सिद्धांत है ना अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में, उसको दिया था मार्टन कापलान ने। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप इसको याद रखेंगे, ठीक है। तो मार्टन कापलान ने जो है व्यवस्था सिद्धांत का अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में प्रयोग किया था, ठीक है। देखिए, व्यवस्था सिद्धांत का राजनीतिक विज्ञान में व्यापक रूप में प्रयोग अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में मार्टन कापलान के द्वारा किया गया। देखिए, व्यवस्था सिद्धांत को मानने वाले अन्य विचारक, ये कुछ अन्य विचारक हैं, जैसे कि कार्ल ड्यूस, स्टेनली हॉफमैन, चार्ल्स मैक्लीलैंड, डेविड सेंगर, केनेथ बोल्डिंग, ठीक है। ये कुछ अन्य विचारक हैं जो कि सिस्टम थ्योरी को मानते हैं, ठीक है। यहाँ पर हम देखते हैं जो हमने अभी समझा था ना, इंग्लिश में थोड़ा समझा था, अब देखिए वही सब है, ठीक है। यहाँ पर आपको और अच्छे से समझ आ जाएगा। डेविड ईस्टन का व्यवस्था उपागम आगत निर्गत मॉडल। डेविड ईस्टन ने 1953 में, ठीक है, द पॉलिटिकल सिस्टम एंड इंक्वायरी इनटू द स्टेट ऑफ पॉलिटिकल साइंस, ये इनकी बुक है डेविड ईस्टन की। तो इन्होंने इस बुक में जो है अपनी सिस्टम थ्योरी को दिया, ठीक है, राजनीति विज्ञान में एक समान व्यवस्था सिद्धांत निर्माण का विचार प्रस्तुत किया। तो ये जो व्यवस्था उपागम है इन्होंने अपनी ये पॉलिटिकल सिस्टम बुक में इसको दिया 1953 में। डेविड ईस्टन ने राजनीतिक व्यवस्था का विश्लेषण करते हुए इसे मूल्यों के आधिकारिक आवंटन के रूप में व्यक्त किया, मूल्यों के आधिकारिक आवंटन के रूप में व्यक्त किया, ठीक है। देखिए, डेविड ईस्टन के अनुसार राजनीतिक व्यवस्था का विश्लेषण आगत एवं निर्गत के माध्यम से किया जाना चाहिए। तो पॉलिटिकल सिस्टम का इन्होंने कैसे विश्लेषण किया, इनपुट और आउटपुट के द्वारा, आगत व निर्गत के द्वारा, हमने अभी देखा था। उन्होंने राजनीतिक व्यवस्था का विश्लेषण निरंतर चलने वाले प्रवाहों, सिस्टम्स ऑफ फ्लोज के रूप में व्यक्त किया। देखा था ना हमने, एक फ्लो है, ठीक है, क्योंकि फीडबैक भी उसमें जुड़ा हुआ था। देखिए, डेविड ईस्टन के राजनीतिक व्यवस्था के विश्लेषण में अत्यधिक गति पाई जाती है और व्यवस्था सदैव चलती रहती है। इसे ईस्टन ने फीडबैक के माध्यम से गतिशीलता प्रदान की। तो फीडबैक हमने देखा था, ठीक है। डेविड ईस्टन व्यवस्था अनुरक्षण और व्यवस्था अवस्थिति में विभेद करते हैं, ठीक है, ठीक, देखते हैं अभी। देखिए, तो हमने देखा था ना कि इनपुट और आउटपुट, आगत और निर्गत की बात करते हैं डेविड ईस्टन, आगत और निर्गत की बात करते हैं। तो आगत यानी कि इनपुट, देखिए, ईस्टन के अनुसार समाज या पर्यावरण से आने वाली मांग, डिमांड और समर्थन, ठीक है, सपोर्ट्स आगत है, इनपुट है, ठीक है। उनके अनुसार मांग के निम्नलिखित प्रकार होते हैं। हमने देखा था कि डिमांड 4 प्रकार की होती हैं। पहली, सेवाओं एवं वस्तुओं के वितरण की मांग की जाती है। दूसरी, व्यक्तियों के व्यवहारों के नियंत्रण की मांग। तीसरी, राजनीतिक व्यवस्था में सहभागिता की मांग। चौथी, संचार एवं सूचना की मांग, ठीक है। तो ये हो गए डिमांड्स के 4 प्रकार। फिर है समर्थन, सपोर्ट। तो समर्थन भी हमारा 4 प्रकार का था। भौतिक समर्थन, विधि की आज्ञा पालन द्वारा समर्थन, राजनीतिक क्रियाओं में सहभागिता द्वारा समर्थन, सांकेतिक रूप में समर्थन, ठीक है,
तो ये हो गई 4 प्रकार का हमारा समर्थन। देखिए अब आउटपुट, निर्गत में क्या आता है, निर्गत का अभिप्राय, निर्गत को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, ये आउटपुट है हमारा, ठीक है। तो निर्गत का अभिप्राय राजनीतिक व्यवस्था के निर्णयों, डिसीजंस एवं क्रियाओं से है, जो भी वो पॉलिसी मेकिंग हो रही है, ठीक है। देखिए यहाँ पर पुनर्निवेश, इसका मतलब है फीडबैक। तो फीडबैक का मतलब क्या है, राजनीतिक व्यवस्था द्वारा पर्यावरण से राजनीतिक सूचना प्राप्त की जाती है, जिनके माध्यम से राजनीतिक व्यवस्था अपने कार्यों के लिए समर्थन प्राप्त करती है, ठीक है। जो फीडबैक है ये व्यवस्था के प्रति संभावित खतरों को भी टाल देती है, ठीक है। पुनर्निवेश के माध्यम से राजनीतिक व्यवस्था भविष्य की मांगों को भी प्राप्त कर पाती है, ठीक है। एक फीडबैक हमें मिलता रहता है। देखिए गेट कीपिंग का वर्ड का भी यूज़ किया था ना डेविड ईस्टन ने। तो गेट कीपिंग का मतलब क्या होता है, नियंत्रण व्यवस्था। डेविड ईस्टन ने राजनीतिक व्यवस्था को अतिभार से बचाने के लिए गेट कीपिंग की व्यवस्था दी है। बताया था ना कि अतिभार से बचाने के लिए गेट कीपिंग का यूज़ किया है, ठीक है। देखते हैं, तो डेविड ईस्टन ने राजनीतिक व्यवस्था को अतिभार से बचाए रखने के लिए निम्नलिखित उपायों का वर्णन किया। तो क्या उपाय बताए, पहला, राजनीतिक व्यवस्था में अनियंत्रित और बेरोक-टोक मांगे प्रवेश न कर सके। दूसरा, राजनीतिक व्यवस्था द्वारा कुछ ऐसे सांस्कृतिक एवं सामाजिक मानकों का निर्माण किया जाता है जिससे जो प्रतिकूल मांगों को अस्वीकृत कर दिया जाता है, ठीक है। जो प्रतिकूल मांगे होती हैं उसको अस्वीकृत कर दिया जाता है, ठीक है। तो ये थी हमारी फ्रेंड्स डेविड ईस्टन की सिस्टम थ्योरी, ठीक है, या फिर इनपुट आउटपुट मॉडल। आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि इनपुट आउटपुट मॉडल किससे रिलेटेड है, तो आप याद रखेंगे डेविड ईस्टन से रिलेटेड है। या फिर इनके द्वारा जो टर्मिनोलॉजी यूज़ की गई है ना, फीडबैक, गेट कीपिंग, ब्लैक बॉक्स, इनसे भी क्वेश्चन आ सकता है। तो आप इसके अच्छे से नोट्स बनाएंगे और इसको याद रखेंगे, ठीक है। तो इसकी कुछ आलोचना भी की गई है, सिस्टम थ्योरी की आलोचना क्या की गई है हमने देखा भी था। देखिए, इनका यह मॉडल विकासशील देशों और साम्यवादी देशों में प्रभावी रूप में लागू नहीं किया जा सकता, यही आलोचना है, क्योंकि ये मेनली डेवलप कंट्री की स्टडी से रिलेटेड है, ठीक है। यहाँ पर विकासशील देशों का अध्ययन नहीं किया जाता, इसीलिए इसकी आलोचना की जाती है। तो यहाँ पर हमारी कंप्लीट होती है सिस्टम थ्योरी डेविड ईस्टन की, ठीक है, या फिर इनपुट आउटपुट मॉडल। तो ये हमारी एक मॉडर्न अप्रोच से रिलेटेड थ्योरी थी। अभी हम दूसरी थ्योरी देखेंगे। दूसरी थ्योरी हमारी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। मॉडर्न अप्रोच की जितनी भी थ्योरी हैं वो सारी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो दूसरी थ्योरी है हमारी संरचनात्मक प्रकार्यात्मक उपागम, स्ट्रक्चरल फंक्शनल अप्रोच, ठीक है। देखते हैं इसको भी। देखिए, पहले हम स्ट्रक्चरल फंक्शनल अप्रोच को यहाँ पर समझेंगे, जिससे हमारे लिए उस हिंदी को समझना काफ़ी आसान हो जाता है, ठीक है। तो देखिए, स्ट्रक्चरल फंक्शनल अप्रोच फ्रेंड्स, ये जो है गैब्रियल आलमंड और पावेल ने दी थी। आप इन दो नामों को अच्छे से याद रखेंगे, ठीक है। किसने दिया इसको, आलमंड और पावेल ने दिया। और जो आपकी स्ट्रक्चरल फंक्शनल अप्रोच है ना, ये मेनली डेवलपिंग नेशन की स्टडी से रिलेटेड है। जैसा कि अभी आपने देखा था कि जो सिस्टम थ्योरी थी आपकी, वो सिर्फ विकसित देशों का अध्ययन करती थी, ठीक है। लेकिन इसी कमी को दूर करने के लिए आलमंड और पावेल ने स्ट्रक्चरल फंक्शनल अप्रोच को दिया, और जिसमें ये किसका अध्ययन करते हैं, विकासशील देशों के अध्ययन करते हैं, ठीक है, एसोसिएटेड विद स्टडी ऑफ डेवलपिंग नेशंस। देखिए, अर्लियर इन सोशियोलॉजी, तो सोशियोलॉजी में जो ये टर्म है इसका यूज़ किसने किया था, सबसे पहले टालकोट पार्सन ने इसका यूज़ किया, ठीक है। ये जो स्ट्रक्चरल फंक्शनल अप्रोच है ना, सबसे पहले इसको सोशियोलॉजी में टालकोट पार्सन ने दिया, ठीक है। लेकिन कंपेरेटिव पॉलिटिक्स में इसका यूज किसने किया है, आलमंड और पावेल ने किया है, ठीक है। अगर हम सोशियोलॉजी में इसकी बात करते हैं तो टालकोट पार्सन, लेकिन अगर हम कंपेरेटिव पॉलिटिक्स में इसकी बात करते हैं तो आलमंड और पावेल ने इसको दिया है, ठीक है। देखिए, देखिए, जो स्ट्रक्चरल फंक्शनल अप्रोच है वो मेनली फोकस करती है कि जो डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज़ है ना, वहाँ पर जो स्ट्रक्चर्स है, स्ट्रक्चर्स का मतलब है जो सरकार के अंग हैं, चाहे वो लेजिस्लेटिव विधायिका हो, कार्यपालिका हो या न्यायपालिका हो, ठीक है, उनके क्या फंक्शंस हैं, वो क्या सब कार्य करती हैं, ठीक है। अलग अलग देशों में ये सारी जो संस्थाएं हैं वो क्या सब कार्य करती हैं, तो मेनली ये इसी चीज़ पर फोकस करती है। देखिए, स्ट्रक्चरल फंक्शनल अप्रोच आर्ग्यू डैट ऑल पॉलिटिकल सिस्टम कुल्ड मोस्ट फ्रूटफुली बी स्टडीड, यानी कि सभी पॉलिटिकल सिस्टम को अच्छे से स्टडी किया जाना चाहिए, एंड कंपेयर्ड, और उनको तुलना की जानी चाहिए, किस बेसिस पर, कि हाउ डिफरिंग स्ट्रक्चर्स परफॉर्म्ड, कि जो विभिन्न
अलग अलग जो स्ट्रक्चर्स हैं, अलग अलग जो सरकार के अंग हैं, वो कैसे परफॉर्म्ड करते हैं, उनके क्या कार्य हैं, ठीक है। दीज फंक्शंस एंड द वेरियस पॉलिटिकल सिस्टम, विभिन्न पॉलिटिकल सिस्टम में ये सब कैसे परफॉर्म करते हैं, ठीक है। तो स्ट्रक्चरल फंक्शनल अप्रोच इसी चीज़ पर फोकस करती है। देखिए इसमें भी फ्रेंड्स जो स्ट्रक्चरल फंक्शनल अप्रोच है इसको भी इनपुट और आउटपुट में बांटा गया है, ठीक है, इनपुट और आउटपुट। लेकिन यहाँ पर जो इस इनके अंदर का मटेरियल है वो चीज़ अलग है, ठीक है। जैसे कि इनपुट के अंदर यहाँ पर आएगा कि कोई भी स्ट्रक्चर है, ठीक है, और उसका फंक्शन क्या है, क्योंकि हम मेनली तो यही पढ़ रहे हैं ना, कोई भी स्ट्रक्चर क्या होता है अलग अलग और उनके फंक्शंस क्या होते हैं किसी भी पॉलिटिकल सिस्टम में, ठीक है। देखिए तो यहाँ पर स्ट्रक्चर, देखिए फंक्शन, सबसे पहले हम फंक्शन देखते हैं। फंक्शन है यहाँ पर पॉलिटिकल सोशलाइजेशन। सोशलाइजेशन का मतलब होता है समाजीकरण, ठीक है। अभी हम देखेंगे बहुत अच्छे से कि समाजीकरण का आखिर मतलब क्या है, ठीक है। लेकिन यहाँ अभी हम थोड़ा शॉर्ट में समझते हैं कि जो पॉलिटिकल सोशलाइजेशन जो फंक्शन है, जो ये कार्य है, इसको किसके द्वारा संपन्न किया जाता है? फैमिली, चर्च, स्कूल एंड पीयर ग्रुप्स, ठीक है। तो ये सब जो हैं समाजीकरण में भूमिका निभाते हैं, ठीक है। देखिए तो आपने यहाँ पर समझ लिया कि जो पॉलिटिकल सोशलाइजेशन यानी समाजीकरण का जो फंक्शन है, कार्य है, वो किसके द्वारा किया जाता है, कौन सा स्ट्रक्चर इसके लिए जिम्मेदार है? तो फैमिली, चर्च, स्कूल एंड पीयर ग्रुप्स, ये सब, ठीक है। तो दूसरा फंक्शन है इंटरेस्ट आर्टिकुलेशन। इंटरेस्ट आर्टिकुलेशन को हिंदी में बोलते हैं हित अभिव्यक्तिकरण, ठीक है। तो ये किसके द्वारा किया जाता है? इसके लिए कौन स्ट्रक्चर जिम्मेदार है? इंटरेस्ट ग्रुप्स, ठीक है, ये इंटरेस्ट ग्रुप्स के द्वारा किया जाता है। तीसरा है इंटरेस्ट एग्रीगेशन यानी कि हितों का एकीकरण, ये किसके द्वारा किया जाता है? तो ये मेनली पॉलिटिकल पार्टीज के द्वारा किया जाता है, ठीक है। फिर है पॉलिटिकल कम्युनिकेशन, ये किसके द्वारा किया जाता है? तो ये मास मीडिया के द्वारा किया जाता है, ठीक है। और ये जो वर्ड है ना फ्रेंड्स, आप सोच रहे होंगे कि समझ नहीं आ रहा कि पॉलिटिकल सोशलाइजेशन क्या है, इंटरेस्ट आर्टिकुलेशन क्या है। तो ये सारे वर्ड्स जो हैं हम बहुत अच्छे से अभी देखने वाले हैं हिंदी में, ठीक है। तो इसलिए घबराना नहीं है, बस आप इस क्लास को पूरा देखना, ठीक है, क्योंकि आपका ये सारा जो टॉपिक है वो आज की क्लास में हम कंप्लीट करेंगे, ठीक है। देखिए तो इतना तो आपको समझ में आ गया कि कुछ स्ट्रक्चर होता है और उसका फंक्शन क्या है, हम मेनली इसी चीज़ की स्टडी करते हैं, ठीक है। ये चारों काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप इनको ध्यान में रखेंगे, ठीक है। देखिए आउटपुट में क्या आता है? आउटपुट में आते हैं मेनली आपके स्ट्रक्चर्स और फंक्शंस, और आउटपुट में आते हैं आपकी लेजिस्लेटिव। देखिए जैसे लेजिस्लेटिव है, लेजिस्लेटिव का क्या मतलब होता है? विधायिका। विधायिका क्या? संसद, ठीक है। तो उसका क्या कार्य होता है, क्या फंक्शन होता है? रूल मेकिंग, कानून बनाना उसका फंक्शन होता है ना लेजिस्लेटिव का। दूसरा है आपका एग्जीक्यूटिव। एग्जीक्यूटिव का क्या फंक्शन होता है? कार्यपालिका का रूल एप्लीकेशन, जो भी पॉलिसी बनाई गई है संसद के द्वारा उसको क्या करना? इम्प्लीमेंट करना, उसको लागू करना, कार्यपालिका का कार्य होता है। तीसरी होती है आपकी जुडिशियरी, न्यायपालिका। न्यायपालिका क्या करती है? रूल एडजुडिक्शन, यानी कि जो भी सरकार ने पॉलिसी बनाई है, नीति बनाई है, ठीक है, उसके लिए उसकी ये जांच करना, क्या ये संवैधानिक है या नहीं, ठीक है। तो ये जुडिशियरी का काम होता है, उसकी कानूनी पक्ष को देखना, ठीक है। तो यहाँ पर भी इनपुट आउटपुट हमने देखे और इनके अंदर क्या आता है ये देखा हमने स्ट्रक्चरल फंक्शनल अप्रोच में। तो ये देखिए ये कुछ विशेषताएं हैं, ये 3 विशेषताएं हैं स्ट्रक्चरल फंक्शनल अप्रोच की, ठीक है, ये आप याद रखेंगे। एक तो व्यापकता, अंतर्निर्भरता होती है, एक स्पष्ट सीमा का होना, ठीक है, ये अभी हम पूरे विस्तार से अच्छे से देखेंगे, ठीक है। तो ये थी आपकी स्ट्रक्चरल फंक्शनल अप्रोच। अभी हम इसको देखते हैं। देखिए हम यहाँ देख रहे थे ना कि संरचनात्मक प्रकार्यात्मक उपागम क्या होता है। तो अभी हमने देखा जैसे कि इसको आमंड और पावेल ने दिया, ठीक है। डेविड ईस्टन का आगत निर्गत मॉडल मुख्यतः विकसित उदारवादी देशों पर केंद्रित था, ठीक है, और यह विकासशील समाजवादी देशों की व्यवस्था की पूर्णतः व्याख्या नहीं कर रहा था। हमने देखा था ना कि डेविड ईस्टन का जो इनपुट आउटपुट मॉडल था वो सिर्फ विकसित देशों से ही रिलेटेड था। इसीलिए आमंड एवं पावेल ने संरचनात्मक प्रकार्यात्मक मॉडल दिया जिसे उन्होंने विकासशील तथा समाजवादी देशों पर केंद्रित किया, ठीक है। आई होप कि आपको समझ आ रहा होगा, ठीक है। देखिए परिभाषा, ठीक है, विशेषताएं देखते हैं संरचनात्मक प्रकार्यात्मक उपागम की क्या विशेषताएं हैं। तो आमंड एवं पावेल के अनुसार एक व्यवस्था की निम्नलिखित विशेषताएं होती हैं। पहली आप याद रखेंगे व्यापकता, दूसरा
अंतर्निर्भरता, तीसरा एक स्पष्ट सीमा का होना। ठीक है, तो आमंड एवं पावेल का मूल बल प्रकार्य पर था। प्रकार्य का क्या मतलब होता है? फंक्शन। ठीक है, फंक्शन क्या काम, क्या कार्य है किसी भी स्ट्रक्चर का, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का। ठीक है, ठीक है, तो उन्होंने प्रकार्य के द्वारा, फंक्शन के द्वारा ही संरचना को समझने का प्रयास किया। ठीक है, कि ये फंक्शन है तो इस फंक्शन को के लिए कौन सा स्ट्रक्चर जिम्मेदार है, कौन सी संस्था जिम्मेदार है। ठीक है, तो ये था। देखिए आमंड के विचार में जो प्रकार्य है ना, फंक्शन है, वही प्राथमिक है, तो आप याद रखेंगे। देखिए, प्रत्येक व्यवस्था के द्वारा कुछ निश्चित प्रकार्य संपादित होते हैं। ठीक है, ये प्रकार्य यानी फंक्शन, प्रकार्य का मतलब फंक्शन। ठीक है, ये प्रकार्य कुछ निश्चित संरचनाओं के द्वारा किए जाते हैं। बिल्कुल, संरचनाओं से तात्पर्य विभिन्न व्यक्तियों की भूमिकाओं के समुच्चय से है। उदाहरण के लिए न्यायाधीश की भूमिका या कर्तव्य क्या है। ठीक है, ये प्रकार्य एक निश्चित परिवेश के अंतर्गत किए जाते हैं। ठीक है, आमंड एवं पावेल के अनुसार इसके प्रयोग के द्वारा राजनीतिक व्यवस्था का प्रकार्यात्मक अध्ययन संभव है। इसका प्रयोग तुलना के लिए भी किया जा सकता है। इस मॉडल का प्रयोग सभी प्रकार की राजनीतिक व्यवस्थाओं के अध्ययन के लिए किया जा सकता है। ठीक है, देखिए, आमंड एवं पावेल के अनुसार राजनीतिक व्यवस्था के विकास की निम्नलिखित दो मुख्य विशेषताएं हैं। एक संस्कृति का पंथ निरपेक्षीकरण, दूसरा संरचनात्मक विभेदीकरण। ठीक है, देखिए, अभी हमने देखा था कि स्ट्रक्चरल फंक्शनल अप्रोच जो है उसमें कुछ इनपुट होते हैं और कुछ आउटपुट होते हैं। ठीक है, तो देखिए, राजनीतिक व्यवस्था के प्रकार्य, क्या प्रकार्य होते हैं एक पॉलिटिकल सिस्टम के? पहला मैं बताई थी कि विधायिका, विधायिका क्या काम करती है? नियम का निर्माण। कार्यपालिका नियम का क्रियान्वयन, और न्यायपालिका क्या करती है? नियम का अधिनिर्णय। ठीक है, कि वो संवैधानिक है या नहीं, उसके कानूनी पक्ष की जांच करती है न्यायपालिका। ठीक है, तो ये हमने देखा था कुछ इनपुट में। राजनीतिक व्यवस्था के मुख्य व प्राथमिक कार्य क्या होते हैं, तो यहाँ पर आप अच्छे से समझेंगे इन टर्मिनोलॉजी को। हमने बात की थी राजनीतिक समाजीकरण की, तो राजनीतिक समाजीकरण क्या होता है? पॉलिटिकल सोशलाइजेशन। ठीक है, राजनीतिक समाजीकरण, देखिए, राजनीतिक मूल्यों का एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को स्थानांतरण। राजनीतिक समाजीकरण क्या है? राजनीतिक मूल्यों का एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को स्थानांतरण। ठीक है, राजनीतिक समाजीकरण के कार्य राजनीतिक संस्कृति तथा राजनीतिक भर्ती द्वारा किया जाता है। तो यही है आपका राजनीतिक समाजीकरण। जो भी पॉलिटिकल वैल्यूज़ होती हैं उसको एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक वो जाना ही उसका पॉलिटिकल सोशलाइजेशन है। दूसरा है पॉलिटिकल कल्चर, राजनीतिक संस्कृति। तो पॉलिटिकल कल्चर का मतलब है व्यवस्था को देखने का एक अलग दृष्टिकोण। जैसे कि हमने शुरू में ही बात की थी, दृष्टिकोण, सबका दृष्टिकोण अलग अलग है। ठीक है, राजनीतिक भर्ती क्या है? पॉलिटिकल रिक्रूटमेंट। देखिए, राजनीतिक समाजीकरण का उद्देश्य ही राजनीतिक भर्ती को आसान बनाना है। राजनीतिक भर्ती जैसे दलों, दबाव समूहों का सदस्य बनना, विभिन्न राजनीतिक गतिविधियों में भाग लेना, वही तो है राजनीतिक भर्ती, राजनीतिक गतिविधियों में भाग लेना। ठीक है, देखिए, यहाँ पर दूसरा वर्ड था हमारा फ्रेंड्स इंटरेस्ट आर्टिकुलेशन। इंटरेस्ट आर्टिकुलेशन हिंदी में बोलते हैं इसको हित अभिव्यक्तिकरण। तो इंटरेस्ट आर्टिकुलेशन का क्या मतलब होता है? तो यहाँ पर आप ध्यान रखेंगे कि इंटरेस्ट आर्टिकुलेशन जो है दबाव समूह, प्रेशर ग्रुप्स द्वारा रिलेटेड है। ठीक है, देखिए, हित अभिव्यक्तिकरण, तो दबाव समूहों द्वारा अपने हितों को अभिव्यक्त करना। हित अभिव्यक्तिकरण क्या है? दबाव समूहों द्वारा अपने हितों को अभिव्यक्त करना, सरकार पर दबाव डालना। ठीक है, उदाहरण तो आप समझते हैं ना कि प्रेशर ग्रुप क्या होते हैं, दबाव समूह क्या होते हैं। देखिए, जो प्रेशर ग्रुप है ना फ्रेंड्स, प्रेशर ग्रुप में थोड़ा बता दूं आपको कि समाज में ना, जैसे कि कोई भी जैसे कि स्टूडेंट्स हैं। ठीक है, स्टूडेंट्स मिलकर अपना एक प्रेशर ग्रुप बना लें। ठीक है, बहुत सारे स्टूडेंट्स मिले तो अपना प्रेशर ग्रुप बन गया, तो वो क्या करेंगे, कुछ भी उनकी डिमांड होंगी सरकार से तो वो सरकार पर उस डिमांड के लिए क्या करेंगे, प्रेशर बनाएंगे, दबाव डालेंगे, तो ये अपना एक प्रेशर ग्रुप हो गया। ठीक है, सपोज कीजिए किसान है, किसान सब ने मिलकर अपना एक अलग प्रेशर ग्रुप बना लिया और वो अब सरकार से किसी चीज़ के लिए डिमांड कर रहे हैं। तो प्रेशर ग्रुप यही होते हैं कि समाज का कोई एक जैसा वर्ग जो है वो मिलकर एक मिल जाते हैं और किसी चीज़ की डिमांड करते हैं सरकार से और सरकार पर दबाव डालते हैं। ठीक है,
तो यही होता है। तो हित अभिव्यक्तिकरण किसके द्वारा किया जाता है? दबाव समूह के द्वारा। ठीक है, देखिए दबाव समूह द्वारा अपने हितों को अभिव्यक्त करना, सरकार पर दबाव डालना। उदाहरण अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद हो सकता है या किसान मोर्चा हो सकता है। ठीक है, देखिए हितों का एकीकरण, हितों का एकीकरण किसके द्वारा किया जाता है? इंटरेस्ट एग्रीगेशन। हितों का एकीकरण जो है ये मेनली पॉलिटिकल पार्टीज के द्वारा किया जाता है, आप याद रखेंगे, राजनीतिक दलों द्वारा विभिन्न हितों का एकीकरण करना, जैसे कांग्रेस के विभिन्न छात्र, युवा, महिला मोर्चा इत्यादि। कांग्रेस जो विभिन्न हितों को साथ लेकर चलती है, तो पॉलिटिकल पार्टीज क्या करती है? सबके हितों का एकीकरण कर देती है। ठीक है, तो आप याद रखेंगे। चौथा क्या था? राजनीतिक संचार, पॉलिटिकल कम्युनिकेशन। तो पॉलिटिकल कम्युनिकेशन क्या होता है? लोगों में राजनीतिक दलों के उद्देश्यों, मूल्यों के संचार, जैसे प्रेस, जनसंपर्क के साधन। ठीक है, तो पॉलिटिकल कम्युनिकेशन यही है बेसिकली, कि जो पॉलिटिकल सिस्टम है उसमें कैसे कम्युनिकेशन हो। ठीक है, कैसे जनता तक अपनी बात पहुंचाई जाए। ठीक है, तो देखिए आमंड एवं पावेल ने राजनीतिक व्यवस्था को निम्नलिखित रूप में परिभाषित किया है। कैसे? उनके अनुसार व्यवस्था अनेक अवयवों से मिलकर बनी होती है, इसलिए इसमें व्यापकता पाई जाती है। ठीक है, यहाँ पर व्यापकता वर्ड डिफाइन हो गया कि व्यवस्था अनेक अवयवों से मिलकर बनी होती है, इसलिए इसमें व्यापकता पाई जाती है। ठीक है, हमने देखा था ना विशेषताएं, व्यापकता। दूसरा क्या था? अंतर्निर्भरता, व्यवस्था के अवयवों में परस्पर अंतर्निर्भरता होती है। तीसरा, प्रत्येक व्यवस्था की एक निर्धारित सीमा होती है। ठीक है, आमंड एवं पावेल ने व्यवस्था का विश्लेषण करते हुए इसमें सभी प्रकार की संरचनाओं को सम्मिलित किया, जिसमें दलीय व्यवस्था, दबाव समूह, राजनीतिक संचार सम्मिलित हैं। ठीक है, इनके अनुसार राजनीतिक समाजीकरण राजनीतिक संस्कृति में प्रवेश की प्रक्रिया है। ठीक है, इनके द्वारा राजनीतिक मूल्यों का एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को स्थानांतरण होता है। तो ठीक है, ये सब हम देख चुके हैं ऊपर। ठीक है, तो देखते हैं आगे। देखिए जो ये स्ट्रक्चरल फंक्शनल अप्रोच है फ्रेंड्स, इसकी जो है आलोचना भी की गई है। तो आलोचकों का कहना है कि आमंड एवं पावेल का जो तुलनात्मक व्यवस्था विश्लेषण है वो पश्चिमी राजनीतिक व्यवस्था का विश्लेषण प्रतीत होता है। विशेषकर इन्होंने अमेरिकी राजनीतिक व्यवस्था को एक मॉडल के रूप में प्रस्तुत करने का प्रयास किया। इसके माध्यम से अन्य राजनीतिक व्यवस्थाओं का विश्लेषण प्रभावकारी नहीं है। तो इसकी आलोचना की गई है, सबकी आलोचना होती है। ठीक है, इसे भी बोला जा रहा है कि ऐसा लग रहा है कि ये सिर्फ जो है पश्चिमी देशों की ही व्याख्या कर रहा है। ठीक है, तो देखते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आपका एक दूसरी थ्योरी जो अभी हमने देखी, स्ट्रक्चरल फंक्शनल अप्रोच आमंड और पावेल की, ये आपकी यहाँ पर कंप्लीट हो जाती है। ठीक है, तो अभी बढ़ते हैं हम एक नई अप्रोच की तरफ। तो अभी हमें समझना है यहाँ पर व्हाट इज संचार सिद्धांत, कम्युनिकेशन थ्योरी क्या है। ठीक है, तो इसको हम अच्छे से समझेंगे। यहाँ पर इस वर्ड को आप याद रखेंगे, साइबरनेटिक्स। ठीक है, ये साइबरनेटिक्स वर्ड जो है ये कम्युनिकेशन थ्योरी से ही रिलेटेड है। ठीक है, देखिए साइबरनेटिक्स शब्द यूनानी भाषा से लिया गया है, जिसका अभिप्राय आगे बढ़ना। इसका क्या मतलब होता है? आगे बढ़ाना, सॉरी आगे बढ़ाना है। ठीक है, देखिए यहाँ पर आप ये दो वर्ड विशेष रूप से याद रखेंगे कि कम्युनिकेशन थ्योरी कंपेरेटिव पॉलिटिक्स में किसने दी। देखिए नोबर्ट वीनर तथा रोस एस्बे इसके मुख्य प्रतिपादक हैं। तो संचार सिद्धांत के मुख्य प्रतिपादक कौन है? नोबर्ट वीनर तथा रोस एस्बे। ठीक है, देखिए तो संचार सिद्धांत में संचार पर, कम्युनिकेशन पर बल दिया जाता है, परिणाम पर नहीं। देखिए संचार सिद्धांत निर्णय निर्माण की प्रक्रिया से संबंधित है, जिसमें सूचना को अत्यधिक महत्व दिया जाता है और विभिन्न संरचनाओं में सूचना के प्रसार का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, यहाँ पर आप एक चीज़ ध्यान रखेंगे, संचार सिद्धांत व्यवस्था सिद्धांत से ही संबंधित है, जिसका निर्माण कार्ल डब्ल्यू ड्यूस ने किया। देखिए जो कम्युनिकेशन थ्योरी है ना, इसको कार्ल डब्ल्यू ड्यूस ने भी दिया था। ठीक है, कार्ल डब्ल्यू ड्यूस ने, इस भी संचार सिद्धांत से रिलेटेड है, आप इसको याद रखेंगे। जो कार्ल डब्ल्यू ड्यूस है, इनकी बुक का नाम है द नर्व्स ऑफ गवर्नमेंट, जो कि 1963 में पब्लिश हुई थी। ठीक है, संचार सिद्धांत की तकनीक को साइबरनेटिक्स भी कहा जाता है। ठीक है, तो साइबरनेटिक्स संचार सिद्धांत की तकनीक को कहा जाता है, जिसका अभिप्राय है संचार व्यवस्था एवं नियंत्रण का प्रयोग। संचार सिद्धांत के द्वारा मानवीय व्यवहार को इंजीनियरिंग की भांति समझने का प्रयत्न किया गया। तो संचार सिद्धांत में मानवीय व्यवहार को
इंजीनियरिंग की भांति समझने का प्रयत्न किया गया है। ठीक है, आप ध्यान रखेंगे। कार्ल डब्ल्यू ड्यूस के अनुसार संचार के दो मूल तत्व हैं, संरचनाएं और प्रवाह या प्रक्रियाएं। ड्यूस ने फीडबैक को भी महत्वपूर्ण माना, जिसमें नकारात्मक फीडबैक भी सम्मिलित हैं। ठीक है, सूचना प्रवाह में चैनल लोड एवं लोड क्षमता मुख्य तत्व हैं। ठीक है, देखिए राजनीतिक व्यवस्था में संचार शरीर में संचारी तंत्र जो हमारा नर्व सिस्टम होता है उसके समान होता है। ठीक है, संचार विश्लेषण में ड्यूस ने 4 मात्रात्मक तत्वों को शामिल किया है, जिसमें लोड, लैग, बढ़त और नेतृत्व हैं। बस आप ऐसे ही इनको ध्यान रख लेना। ठीक है, कार्ल ड्यूस ने राजनीतिक व्यवस्था में निम्नलिखित तत्वों का उल्लेख किया है। तो क्या तत्व हैं वो, इनको आप याद रखेंगे। कार्ल ड्यूस ने ये 3 तत्व बताए हैं राजनीतिक व्यवस्था में: नवाचार, इनोवेशन, वृद्धि, ग्रोथ, परिवर्तन, चेंज। ठीक है, तो ये था आपका संचार सिद्धांत। किसने दिया था संचार सिद्धांत? नोबर्ट वीनर, रॉस, एस्बे। और दूसरा किन्होंने दिया था? ये कार्ल डब्ल्यू ड्यूस ने भी दिया था। कार्ल डब्ल्यू ड्यूस की बुक का नाम द नर्व्स ऑफ गवर्नमेंट, और ये साइबरनेटिक्स वर्ल्ड। इन सबको आप ध्यान में रखेंगे। ठीक है, और इन्होंने 3 तत्व बताए: नवाचार, वृद्धि और परिवर्तन। हमारा कम्युनिकेशन थ्योरी हो गया। यहाँ पर हम थोड़ा देखते हैं मार्क्सवादी उपागम। ठीक है, मार्क्सवादी अप्रोच को देखते हैं। तो मार्क्स के बारे में आप सभी जानते होंगे कि मार्क्स जो है समाज को 2 वर्गों में विभाजित मानता है। एक तो बुजुर्वा और दूसरा सर्वहारा। बुजुर्वा जो है वो सर्वहारा का क्या करता है? शोषण करता है। बुजुर्वा कौन होते हैं? जो भी पूंजीपति हैं, जो भी पूंजीवादी लोग हैं, वो कौन है? बुजुर्वा हैं। सर्वहारा कौन है? जो मजदूर है। तो जो पूंजीपति हैं वो मजदूरों का क्या करते हैं? शोषण करते हैं। यही मार्क्स कहता है ना। मार्क्स की थ्योरी पूरी इसी पर बेस्ड है। और मार्क्स अपनी थ्योरी में जो है, पूरी थ्योरी में वो पूंजीवाद का विनाश करना चाहता है। ठीक है, तो यही मार्क्सवाद है। देखिए, तो तुलनात्मक राजनीति का मार्क्सवादी उपागम राजनीति का अध्ययन आर्थिक तत्वों के आधार पर करता है। फ्रेंड्स, मार्क्स जो है ना, इसकी जो पूरी थ्योरी है उसके बेस में इकोनॉमी है। ठीक है, ये इकोनॉमी को सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट मानता है, आर्थिक तत्वों को। ठीक है, तो देखिए मार्क्सवादी उपागम राजनीति का अध्ययन आर्थिक तत्वों के आधार पर करता है। इस उपागम के अंतर्गत राज्य व सरकार इत्यादि का अध्ययन नहीं किया जाता है। ठीक है, ये आप ध्यान रखेंगे। इस उपागम में आर्थिक तत्वों को राज्य तथा सरकार के स्वरूप के निर्धारण का मूल तत्व माना जाता है। आर्थिक तत्वों को मार्क्सवादी उपागम के अंतर्गत समाज को बुजुर्वा तथा सर्वहारा 2 वर्गों में विभाजित किया जाता है। बुजुर्वा आपके पूंजीपति हैं, सर्वहारा आपके मजदूर हैं। ठीक है, तो समाज को 2 वर्गों में बटा माना जाता है और इसी आधार पर राजनीति का अध्ययन किया जाता है। यहाँ पर द फेडरलिस्ट पेपर, ये जेम्स मैडिसन का ठीक है, ये लेखक कौन है इसके? जेम्स मैडिसन। ये आप याद रख लेना, द फेडरलिस्ट पेपर्स। ठीक है, जेम्स मैडिसन। तो ये था आपका मार्क्सवादी अप्रोच। ठीक, अभी यहाँ पर हम समझ चुके हैं ना कि राजनीतिक समाजीकरण क्या होता है। राजनीतिक मूल्यों का एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को हस्तांतरण राजनीतिक समाजीकरण है। ये सब हम देख चुके हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर आपका ये मार्क्सवादी उपागम कंप्लीट हो गया है। ठीक है, तो अभी फ्रेंड्स, अभी तो काफ़ी सारे रह रहे हैं। देखिए अभी आपका जो है मॉडर्न अप्रोचेज़ हम देख रहे हैं ना, जिसमें अभी आपका पॉलिटिकल कल्चर अप्रोच आपका रह रहा है। ठीक है, देन हमें पढ़ना है पॉलिटिकल इकोनॉमी अप्रोच, जिसमें हमें डिपेंडेंसी थ्योरी को अच्छे से समझना है कि कोर कंट्री क्या होती हैं, पेरीफेरी कंट्री क्या है, सेमी पेरीफेरी कंट्री क्या होती हैं। ठीक है, अभी हमें न्यू इंस्टीट्यूशनलिज्म नव संस्थावाद थ्योरी को अच्छे से समझना है। तो अभी काफ़ी सारी थ्योरी हमारी रह रही हैं, लेकिन क्लास हमारी काफ़ी लंबी हो चुकी है। ठीक है, देखिए 1.5 घंटे की हमारी क्लास हो चुकी है। आई होप कि आपने ये पूरी क्लास देखी होगी। ठीक है, तो इसको और ज़्यादा बड़ा अभी हम नहीं कर सकते हैं, क्योंकि एक लिमिटेशन है हमारी भी। ठीक है, आपको भी प्रॉब्लम हो रही होगी ज़्यादा लंबी क्लास देखने में। तो हम इसका पार्ट 2 बनाएंगे। ठीक है, इसी क्लास का जो भी ये थ्योरी हमारी रह गई हैं, इसका हम पार्ट 2 बनाएंगे। आप ज़रूर देखना पार्ट 2 को। ठीक है, अप्रोचेस के पार्ट 2 को आप ज़रूर देखना। और आपको ये क्लास कैसी लगी, कितना समझ में आ रहा है, ये हमें कमेंट में ज़रूर बताइए। ठीक है, ताकि हमारी जो आने वाली क्लासेस हैं हम उनको और अच्छा कर सके, इम्प्रूव कर सके। अगर आपको क्लास हमारी ये पसंद आई है, ठीक है, समझ में आया है, तो वो भी हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। ठीक है, थैंक यू। मिलते हैं फिर।
पार्ट 2 के साथ एक नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। और हम कोशिश करेंगे कि आपकी क्लासेस जो हैं अब डेली बेसिस पर आएँ, ठीक है। अभी थोड़ा गैप हो गया था तो उसके लिए माफ़ी चाहते हैं, ठीक है। थैंक यू।